चलिए बाबा, आज की रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करेंगे एक जबरदस्त चैप्टर का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर चैप्टर का लिंकिंग दीजिए। यस बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने जीएसटी सीखना चालू किया था गुड्स और सर्विस से। गुड्स और सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटरस्टेट सप्लाई होगा, सप्लाई या तो इंट्रास्टेट सप्लाई होगा। इंटरस्टेट सप्लाई पे सर आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा पे सर सीजीएसटी एंड एचजीएसटी लगेगा। एक बार जो जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। कैसे कलेक्ट करेगा, कैसे पे करेगा, कैलकुलेट करेगा सर। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। आपको एक बार जो वैल्यू मालूम चल गया, अब आप रेस करोगे अपना टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और सर उसके बाद अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे और गुड्स भेज दोगे अदर पर्सन को विद द हेल्प ऑफ ई वे बिल। ठीक है सर, एक बार गुड्स भेज दिया तो गवर्नमेंट बोलेगा ना लायक, अब तेरा लायबिलिटी आ चुका है। लायबिलिटी आता है ऑन द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ लीजिए मेरा लायबिलिटी 1000 रुपीज था, तो अब मैं यूज करूंगा अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ लीजिए मेरे पास क्रेडिट 500 था, तो रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करूंगा और रिटर्न फाइल कर दूंगा। तो यहां आता है हमारा लिंकिंग ऑफ द चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास है, इनवर्ड्स पे जो भी टैक्स का क्रेडिट है मेरे पास, उसको मैं यूज कर लूंगा और बैलेंस रिमेनिंग अमाउंट का मैं पेमेंट करूंगा और ये स्टोरी बताऊंगा इन द रिटर्न। सो आज हम समझने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जब आप इस चैप्टर का नाम देखोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखिए यूं तो चैप्टर का नाम सिर्फ इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट का टैक्स का क्रेडिट, लेकिन जब आप अपने बिजनेस में चाहे इनपुट खरीदो, चाहे इनपुट सर्विसेज खरीदो, चाहे कैपिटल गुड्स खरीदो, तीनों का क्रेडिट आपको मिलता है। तो सर इनपुट का मतलब होता है गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स यूज और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन बिजनेस। यूज किया है अपने बिजनेस में या इंटेंशन यूज करने का है बिजनेस में। इनपुट सर्विसेज मींस एनी सर्विसेज जिसको आपने यूज किया है या इंटेंशन है यूज करने का बिजनेस में। कैपिटल गुड्स, गुड्स जो आपने कैपिटलाइज किए हैं, यूज किए हैं बिजनेस में या इंटेंशन है बिजनेस में यूज करने का, तो तीनों का क्रेडिट आपको दिया जाएगा। देखिए यूं तो चैप्टर का नाम इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेकिन सर जब वो इनपुट बोलते हैं ऐसा ना मतलब नहीं है उनका कि सिर्फ इनपुट का टैक्स का क्रेडिट देंगे। चैप्टर का नाम थोड़ी ना इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स रख देते। इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स टैक्स क्रेडिट ऐसे थोड़ी रखेंगे, इसीलिए इन्होंने शॉर्टकट में नाम इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखा है। लेकिन ये एक्चुअली मीन करते हैं कि आपको इनपुट सर्विसेज एज वेल एज कैपिटल गुड जो आपने खरीदा है और यूज करने वाले हो अपने बिजनेस में, यूज कर रहे हो बिजनेस में या यूज करने वाले हो, तीनों का क्रेडिट आपको मिलेगा और क्रेडिट दिया जाएगा ई क्रेडिट लेजर में। तो सर क्रेडिट किसका मिलेगा? क्रेडिट आपको मिलेगा ऑफ द टैक्स पेड। तो सर टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब होता है जो भी आपने जीएसटी पे किया है। एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट का बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो भी आपने जीएसटी पे किया है आइदर फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में। सीजीएसटी हो, एचजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, इंक्लूडिंग आईजीएसटी जो आपने पे किया हो अपने इंपोर्ट पे। जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो और बिल ऑफ एंट्री में आप आईजीएसटी पे करते हो अंडर द कस्टम एक्ट, तो सर उस आईजीएसटी का क्रेडिट भी आपको मिलता है ऑन द बेस ऑफ बिल ऑफ एंट्री। प्लस इट डज नॉट इंक्लूड कंपोजिशन टैक्स। जो कंपोजिशन डीलर 1%, 5% वगैरह पे करता है, 6%, वो सारा का क्रेडिट नहीं मिलता है। याद रखिएगा उसका क्रेडिट किसी को भी नहीं मिलता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने आपको बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का मतलब होता है इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स, तीनों जो आप यूज करने वाले हो अपने बिजनेस में, यूज किया है या यूज करने वाले हो अपना बिजनेस में, उसका जो भी आपने उसके ऊपर जीएसटी दिया है उस आइदर फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में, और उसका क्रेडिट आपको दिया जाएगा इन द ई क्रेडिट लेजर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब हम समझने वाले हैं सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18। तीन सेक्शन आते हैं जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ते हो। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 16 से। सेक्शन नंबर 16 जब आप देखोगे, 16 में 4 सब सेक्शन है। सेक्शन नंबर 16 1, 2, 3 एंड 4। सेक्शन नंबर 16 1, सेक्शन नंबर 16 2, सेक्शन नंबर 16 3 एंड सेक्शन नंबर 16 4। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 16 1 बोलता है, सेक्शन नंबर 16 का अगर आप सेक्शन देखोगे तो सेक्शन का नाम ही है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स रेट। कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। पहला बात सर सेक्शन नंबर 16 1 बोलता है कौन कौन एलिजिबल है। एक रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है, याद रखना कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट नहीं ले सकता, रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है। नंबर 2 ऑफ द गुड सर्विसेज और बोथ, जो यूज कर रहा है वो अपने बिजनेस में, पड़ोसी के बिजनेस में नहीं, अपने बिजनेस में जो गुड सर्विसेज और बोथ ले रहा है उसका क्रेडिट मिलेगा और अमाउंट आपके क्रेडिट कर दिया जाएगा। कहां मिलेगा क्रेडिट?
ई क्रेडिट लेजर में। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(2) आता है। सेक्शन नंबर 16(2) बोलता है अबाउट द कंडीशंस फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस टाइम। सेक्शन नंबर 16(2) कंडीशंस फॉर टेकिंग द क्रेडिट के बारे में बोलता है कि ये कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दिया तो ही आपको क्रेडिट लेना है। सेक्शन नंबर 16(2) जब आप पढ़ोगे, पहला कंडीशन है कि आपके पास पोजीशन में होना चाहिए एक टैक्स इनवॉइस इंक्लूडिंग रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं रूल नंबर 36 में। रूल नंबर 36 बोलता है कुछ और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिसका बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। सेक्शन नंबर 16 जब आप पढ़ो, सॉरी, रूल नंबर 36 जब आप पढ़ोगे, रूल नंबर 36 में 4 सब रूल है, 1 2 3 4। रूल नंबर 36 सब रूल 1 बोलता है कि आप क्रेडिट ले सकते हो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, याद रखना। सेक्शन नंबर 60 रूल नंबर 36 सब रूल 1 बोलता है कि आप क्रेडिट ले सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ बर्ड्स। सर बर्ड्स क्या होता है? बी मतलब हो गया बिल ऑफ एंट्री। अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री है तो आप उसके बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपके पास आईएसडी का इनवॉइस है तो आप उसके बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हो। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आर फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस में आप सेल्फ इनवॉइस के बेसिस पे भी क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है सर। उसके बाद डी फॉर डेबिट नोट के बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। एंड एस फॉर सप्लायर्स इनवॉइस, सप्लायर्स इनवॉइस के बेसिस पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। अगर आपके पास चिड़िया है तो आप क्रेडिट ले सकते हो। बर्ड्स के बेसिस पे क्रेडिट ले सकते हैं। देखिए यही बोल रहे हैं यहां पे, बी फॉर बिल ऑफ एंट्री, आई फॉर आईएसडी इनवॉइस, आर फॉर रिवर्स चार्ज का केसेस में सेल्फ इनवॉइस। देखिए इधर सेल्फ इनवॉइस जो होता है रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म का केस में, डी फॉर डेबिट नोट एंड एस फॉर सप्लायर्स इनवॉइस। याद रखिएगा जो रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म में इनवॉइस होता है उसे हम सेल्फ इनवॉइस भी बोलते हैं। इनवॉइस एज पर सेक्शन नंबर 31(3)(f) सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब आप पेमेंट ऑफ टैक्स कीजिए और आप क्रेडिट ले लीजिए। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद रूल नंबर 36(2) बोलता है, रूल नंबर 36(2) बोलता है आईटीसी आप ले सकते हो उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में एटलीस्ट DQVT डिस्क्रिप्शन DVT GP होना चाहिए। मतलब जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप क्रेडिट ले रहे हो, समझ लीजिए एक टैक्स इनवॉइस है उसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले रहे हो, तो उस डॉक्यूमेंट में बेसिकली डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, GSTN नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, GSTN नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, तभी आप क्रेडिट ले सकते हो। याद रखिएगा पहला बात। रूल नंबर 36(1) बोलता है बर्ड्स के बेसिस पे क्रेडिट ले लेना। उसके बाद रूल नंबर 36(2) बोलता है कि सर आप जब क्रेडिट ले रहे हो तो डॉक्यूमेंट में एटलीस्ट ये सब डिटेल्स होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, GSTN नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, और अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। यूं तो एक डॉक्यूमेंट में सारे डिटेल, सप्लायर का इनवॉइस से समझ लीजिए उसमें सारे डिटेल होने चाहिए जो रूल नंबर 46 में बोले हुए हैं, लेकिन अगर एक डिटेल मिस हो गया तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, GST नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है तो आप क्रेडिट ले लेना। उसके बाद सर सेक्शन नंबर रूल नंबर 36(3) बोलता है अगर आपने समझ लीजिए कुछ घोटाला किया और आप पकड़े गए और फ्रॉड के कारण आपने कुछ टैक्स दिया है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। समझ लीजिए मैंने आपको सप्लाई किया और आपको सप्लाई करते समय मैंने 18 की जगह 5% GST चार्ज किया, रास्ते में पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा और उसके लिए मैंने आपको एक डेबिट नोट दिया है, या समझ लीजिए मैंने आपको इनवॉइस ही नहीं दिया था और बाद में आपको इनवॉइस दे रहा हूं जब मैं पकड़ा गया फ्रॉड करते हुए और बाद में इनवॉइस देके आपको GST पास ऑन कर रहा हूं, उस इनवॉइस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, उस डेबिट नोट का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यही बोला है, नो आईटीसी ऑफ एनी टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ डिमांड ऑर्डर confirmed on account of fraud, willful misstatement and suppression of fact। मैं तो रास्ते में जा रहा था और पकड़ा गया, पकड़े जाने के बाद मैंने टैक्स दिया और उसके लिए आपको डेबिट नोट या इनवॉइस रेज किया तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पे ये बोल रहा है कि सर आपको क्रेडिट मिलेगा अगर इनवॉइसेस का डिटेल, जो इनवॉइसेस का डिटेल फर्निश करना था सप्लायर को GSTR1 में, उसने उसको फर्निश किया है और वो आपके GSTR2B में अपीयर हो रहा है, तभी आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। यही बोल रहा है, नो आईटीसी कैन बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइसेस और डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ व्हिच are required to be furnished under section number 37(1), मतलब जिसको GSTR1 में फर्निश करना है। और सर the details of such invoices have been furnished by the supplier in GSTR1 और IFF invoice furnishing facility यूज करते हुए सप्लायर ने फर्निश किया है और वो the details of the ITC in respect of such invoices or debit note have been communicated to the registered person in GSTR2B under rule number 60 sub rule 7। वो छोड़ दीजिए बेटा, याद रखना
पहला बात कि सर आपको अगर क्रेडिट लेना है, आपको अगर क्रेडिट लेना है तो सर आपके पास बर्ड्स होना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने बोला है, समझ लीजिए आप क्रेडिट ले रहे हो तो आपके डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटी नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होगा तो क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन बेटा याद रखना, अगर कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास जो बेसिकली समझ लीजिए अगर सप्लायर ने फ्रॉड किया था उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दिया है तो उसके बेसिस पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते हो। फ्रॉड वगैरह के बेसिस पे अगर कोई टैक्स पे किया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आपको क्रेडिट लेना है तो उन इनवॉइसेस जो इनवॉइसेस और डेबिट नोट को सप्लायर को जीएसटीआर 1 में दिखाना था उसने दिखाया है। सारे डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो इनवॉइसेस सप्लायर को जीएसटीआर 1 में दिखाना था उसने दिखाया है और जो आपके जीएसटीआर 2B में आ गया है उसी का क्रेडिट आप ले सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो सेम पॉइंट है इसी को इन्होंने एक्ट में भी लिख दिया। देखिए रूल में तो लिखा ही उसी चीज को, रूल नंबर 36(4) को इन्होंने सेक्शन नंबर 16 टू ए तो हमने पढ़ लिया कि सर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट बोला है रूल नंबर 36 में। उसके बाद ए पॉइंट आता है जो बोलता है कि सर जो इनवॉइसेस का बात ये कर रहे हैं, डेबिट नोट का बात ये कर रहे हैं, वो इनवॉइसेस और डेबिट नोट, the details of the invoices and debit note referred in clause A have been furnished by the supplier and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner prescribed under rule number 37A। बेसिकली ये जो सेम चीज इन्होंने रूल में बोला है इसी को एक्ट में लिख दिया। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो सप्लायर जीएसटीआर 1 में दिखाएगा, वो मेरे जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। अब 2B में जब आएगा और एक इन्होंने BA पॉइंट में लिख दिया कि सर 2B में तो आ रहा है लेकिन 2B में भी ये दो पार्ट बनाएंगे। एक पार्ट बनाएंगे जो आईटीसी आपको अवेलेबल रहेगा, जो आईटीसी आपको अवेलेबल नहीं रहेगा, जो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। और अगर आपका आईटीसी जीएसटीआर 2B में रेस्ट्रिक्टेड में आ रहा है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। द डिटेल्स ऑफ द आईटीसी विथ रिस्पेक्ट टू द सेड कम्युनिकेशन to the said supply communicated to the registered person under section number 38 has not been restricted। मतलब जो आपके जीएसटीआर 2B में अमाउंट आ रहा है वो रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मतलब दो पार्ट में आएगा आपका जीएसटीआर 2B में अमाउंट, एक आईटीसी अवेलेबल, एक आईटीसी नॉट अवेलेबल। अगर आईटीसी नॉट अवेलेबल मतलब वो रेस्ट्रिक्टेड है अंडर सेक्शन नंबर 38, तो अगर आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड में आ रहा है तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, मैंने अभी तक आपको एक ही कंडीशन मेन बताया है कि सर आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट के बेसिस पे क्रेडिट मिलेगा। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट में बर्ड्स आपने बताया, डॉक्यूमेंट में आपके पास डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटी नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। फिर आपने बोला डॉक्यूमेंट जो जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले रहे हो उसका टैक्स ऑन ओकेशन ऑफ फ्रॉड वगैरह नहीं देना चाहिए। उसके बाद जिस डॉक्यूमेंट इनवॉइस और डेबिट नोट का आप क्रेडिट ले रहे हो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाया है और वो आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है। ये रूल नंबर 36 खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 16 ए बोलता है जो क्लॉज ए में इनवॉइस और डेबिट नोट बोला हुआ है उसका डिटेल्स सप्लायर ने दिखाना होना चाहिए जीएसटीआर 1 में और आपके जीएसटीआर 2B में कम्युनिकेट है तो आप क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन फिर उसके बाद फर्दर BA पॉइंट इंसर्ट किया गया कि सर आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा होगा लेकिन जीएसटीआर 2B में अगर रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो यहां पे हमारा एक कंडीशन पूरा हुआ टैक्स इनवॉइस रिलेटेड। उसके बाद अब आता है सेकंड पॉइंट, टीआर कंडीशन में आपको सिखाने वाला हूं। नंबर 1 टैक्स इनवॉइस रिलेटेड कंडीशन मैंने आपको सिखा दिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड सर्विसेज और बोथ। ठीक है सर, अगर मुझे गुड सर्विसेज और बोथ रिसीव हो गए तो ही मैं क्रेडिट ले सकता हूं। लेकिन यहां डीम रिसीव का कॉन्सेप्ट भी चलेगा। समझ लीजिए मैंने अपने सप्लायर को डायरेक्ट कर दिया थर्ड पार्टी को डिलीवर करने के लिए। अगर मैंने सप्लायर को डायरेक्ट कर दिया कि सर मेरे एजेंट को डिलीवर कर दो, अगर मैंने सप्लायर को डायरेक्ट कर दिया कि सर किसी और पार्टी को डिलीवर कर दो मेरे बिहाफ में, तो सर उस केसेस में भी बिल टू शिप टू मॉडल के केस में, चाहे वो गुड्स का मॉडल हो चाहे वो सर्विसेज के लिए केस हो, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। व्हेन गुड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, तो दैट रजिस्टर्ड पर्सन कैन टेक द क्रेडिट। तो समझ लीजिए मैंने जॉब वर्कर को भिजवा दिया अपने गुड्स, तो सर जब जॉब वर्कर रिसीव कर लेगा, मैंने रिसीव कर लिया, मान लिया जाएगा और मुझे क्रेडिट दे दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। तो पहला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये मजा आने वाला है एग्जाम में। सेक्शन नंबर 16(1) मैंने आपको बोला रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है। सेक्शन नंबर 16(2) मैंने आपको बोला कि सर क्या क्या कंडीशन फुलफिल करोगे तो क्रेडिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 16(2) में जो पहला कंडीशन था कि सर आपके पास टैक्स इनवॉइस, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब ये टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट को रूल नंबर 36 ने एक्सप्लेन किया। रूल नंबर 36 में 1 बोला कि आपके पास बर्ड्स होना चाहिए। बोल बेटा बोल मेरे साथ, बर्ड्स क्या है? बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस, रिवर्स चार्ज के मैकेनिज्म के केस में अगर आपने सेल्फ इनवॉइस जनरेट किया है सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स, आप क्रेडिट ले सकते हो। डी फॉर डेबिट नोट,
एंड एज फॉर सप्लायर्स इनवॉइस के बेसिस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद बर्ड्स आप ले सकते हो, बर्ड्स का क्रेडिट आप ले सकते हो, लेकिन बर्ड्स बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंट का क्रेडिट ले रहे हो उसमें डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, टैक्स, जीएसटी नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए अगर इंटरस्टेट सप्लाई है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। फ्रॉड के बेसिस पे अगर कोई टैक्स दिया है क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर सप्लायर ने अगर जीएसटीआर 1 में दिखाया इनवॉइस को और डेबिट नोट को और आपके जीएसटीआर 2B में आया है तो क्रेडिट ले सकते हो। ये तो हो गया सेक्शन नंबर 16 ए का कंडीशन। अब इसी कंडीशन को ए में लिखते हुए इन्होंने बोला कि सर सेम चीज कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाना चाहिए और वो आपके 2B में कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। इसके बाद इन्होंने ए पॉइंट यहां पे और इंसर्ट किया कि 2B में जो क्रेडिट आ रहा है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन नंबर 38। अगर वो रेस्ट्रिक्टेड है तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अब यहां जो पुराना पॉइंट था बी पॉइंट, वो बोलता था कि सर आपको जब क्रेडिट लेना है तो यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड सर्विसेज और बोथ, यू शुड हैव रिसीव्ड द गुड सर्विसेज और बोथ, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। डीम रिसीव का कॉन्सेप्ट भी चलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पे कि सर टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ। नंबर 3, टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। ये रहा इधर नेक्स्ट कंडीशन है, टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब मेरे सप्लायर ने टैक्स दिया होना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी मुझे क्रेडिट मिलेगा। ठीक है सर, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स दिया होना चाहिए तभी मुझे क्रेडिट मिलेगा, चाहे उसने गवर्नमेंट को दिया है बाय यूजिंग हिज ई कैश लेजर और थ्रू हिज क्रेडिट। लेकिन यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन नंबर 41। अब इसी सेक्शन नंबर 41 को यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। सेक्शन नंबर 41 क्या बोलता है कि सर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी ऑफ द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स एज सेल्फ असेस्ड इन रिटर्न। जो मांगोगे अपने रिटर्न में उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एंड सच अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द ई क्रेडिट लेजर, मतलब अगर मैंने अपने जीएसटीआर 3B में जो क्रेडिट मांगा है वो क्रेडिट मतलब मेरे 2B में आया, उस क्रेडिट को मैंने मांग लिया, वो मुझे क्रेडिट दे देंगे। यही बोल रहे हैं यहां पे, द आईटीसी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सच सप्लाईज, लेकिन उसका अगर टैक्स नॉट पेड बाय द सप्लायर, तो मैंने जीएसटीआर 3B फाइल किया और देखिए सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाया, मेरे 2B में आ गया। 2B में आने के बाद मैंने क्रेडिट अपने जीएसटीआर 3B में ले लिया। अब जब मैं जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा था, मुझे क्या पता सप्लायर ने जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए अपना टैक्स नहीं पे किया होगा। तो अगर सप्लायर ने पे नहीं किया, याद रखिएगा, तो इट शैल बी रिवर्स, आपको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट जो आपने क्रेडिट लिया है अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते समय। सर आज मैं जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा हूं, सप्लायर भी अपना जीएसटीआर 3B फाइल कर रहा है। अब मैंने क्रेडिट ले लिया जो मेरे जीएसटीआर 2B में आ रहा था, लेकिन सप्लायर ने अपना टैक्स पे नहीं किया। तो सर अगर सप्लायर ने अपना टैक्स पे नहीं किया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब। और इस बार रूल नंबर 37A इंट्रोड्यूस किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन रूल नंबर 37A बोलता है रिवर्सल इन केस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द सप्लायर, मतलब आपका सप्लायर अगर टैक्स का पेमेंट नहीं करता तो सर आपको रिवर्सल करना पड़ेगा एंड री अवेलमेंट देयर ऑफ, मतलब अगर सप्लायर बाद में पेमेंट कर देता है क्या आप क्रेडिट वापस ले सकते हो, यही बोल रहे हैं यहां पे। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। वेयर द आईटीसी हैज बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटीआर 3B, आपने जीएसटीआर 3B में ले लिया है क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइस और डेबिट नोट, और the details of which have been furnished by the supplier in GSTR 1 और using IFF। सर सप्लायर ने अपना GSTR 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करते हुए इनवॉइस को दिखाया था, मेरे 2B में आया और मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, बट करस्पॉन्डिंग GSTR 3B नालायक ने फाइल नहीं किया, हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर। तो कोई बात नहीं, अगर समझ लीजिए अप्रैल मंथ है, एक काम करिए, समझ लीजिए आप इस मंथ की बात कर रहे हो, इस ईयर की बात कर रहे हो, आपने अप्रैल में सप्लायर ने कुछ फाइल किया जीएसटीआर 1 में, आपके जीएसटीआर 2B में आया, आपने जीएसटीआर 3B में क्रेडिट ले लिया, लेकिन सर सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B नहीं लगाया, मतलब अपना टैक्स पे नहीं किया। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे कि ईयर खत्म हो गया टिल 30th ऑफ सितंबर भी अगर ये जीएसटीआर 3B जो सप्लायर को फाइल करना है वो अगर सप्लायर फाइल कर देता है तो कोई बात नहीं, मैंने क्रेडिट ले लिया था, आई कैन रिटेन द क्रेडिट। लेकिन अगर सप्लायर इस ईयर रिलेटेड जो भी जीएसटीआर 3B जिसका क्रेडिट मैंने लिया है अपने जीएसटीआर 3B में उसका रिटर्न फाइल नहीं किया टिल 30th ऑफ सितंबर, तो टिल 30th ऑफ नवंबर मैंने जो क्रेडिट लिया था उसको मैं रिवर्स करूंगा, और अगर मैंने 30th नवंबर को रिवर्स नहीं किया तो मुझे जब रिवर्स करूंगा विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा, यही बोल रहे हैं। तो सर सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाया, मेरे जीएसटीआर 2B में आया, मैंने उसका क्रेडिट ले लिया, बल्ले बल्ले मैंने क्रेडिट ले लिया। अब मैंने क्रेडिट ले लिया लेकिन सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया, तो कोई बात नहीं, आप क्रेडिट को रिटेन कीजिए, आप वेट कीजिए टिल नेक्स्ट ईयर 30th सितंबर। अगर 30th मतलब एक बार फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद 30th सितंबर तक अगर सप्लायर अपना रिटर्न लगा देता है, टैक्स का पेमेंट कर देता है, तो कोई बात नहीं, आप रिटेन कर सकते हो क्रेडिट। लेकिन अगर 30th सितंबर तक
सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 3B लगाते हुए टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो सर आपको 30 नवंबर को क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर 30 नवंबर को आपने रिवर्स नहीं किया तो आपको क्रेडिट को पे करना, अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट, यही बोला इन्होंने। लेकिन अगर सप्लायर ने टिल 30th ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर corresponding GSTR 3B has not been furnished by the supplier till 30th of September following the end of the financial year in which the ITC has been availed, जिस ईयर ITC लिया था उसका फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर के 30th सितंबर तक अगर उसने ये GSTR 3B फाइल नहीं किया तो सर the said ITC shall be reversed by the registered person while filing the GSTR 3B on or before 30th of November following the end of the financial year। मतलब अगर 30th सितंबर तक सप्लायर ने अपना GSTR 3B फाइल नहीं किया तो आपने GSTR 3B फाइल करने के समय जो क्रेडिट लिया था एज ए रिसिपिएंट, वो क्रेडिट आपको यहां पे जब आप 30th नवंबर से पहले जो भी GSTR 3B फाइल करोगे वहां क्रेडिट को बेसिकली यहां बोला है खाली द सेड ITC shall be reversed while filing the GSTR 3B on or before, तो on or before 30th नवंबर जो भी GSTR 3B फाइल करे, बेसिकली अक्टूबर का GSTR 3B आप 20th 22nd 23rd 24th जब भी लेट भी फाइल कर रहे हो आप रिवर्स कर देना क्रेडिट को। प्रोवाइजो इफ ITC इज नॉट रिवर्स अमाउंट शैल बी पेएबल बाय द सेड पर्सन अलोंग विद इंटरेस्ट। अगर 30th नवंबर को मैंने रिवर्स नहीं किया, समझ लीजिए मैं 30th दिसंबर को रिवर्स कर रहा हूं, इतने दिन के लिए मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% जो सेक्शन नंबर 50 में बोला हुआ है। लेकिन सर समझ लीजिए मैंने यहां पे रिवर्स कर दिया, उसके बाद सप्लायर ने यहां पेमेंट कर दिया, मतलब GSTR 3B फाइल करते हुए टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो इफ सप्लायर सब्सिक्वेंटली फर्निशेस GSTR 3B द रजिस्टर्ड पर्सन में रीअवेल द क्रेडिट इन द GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड देयर आफ्टर। मतलब आप उसके बाद जब भी बेसिकली सप्लायर GSTR 3B फर्निश कर देगा तो उसके बाद वाले टैक्स पीरियड में आप उसको क्रेडिट को ले लीजिएगा, यही यहां बोलने की कोशिश कर रहे हैं। डन सर, पॉइंट क्लियर है। तो मैंने अभी तक आपको क्या बोला बेटा, हमने अभी तक पढ़ा सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 में सेक्शन नंबर 16 1 पढ़ा कि रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होगा, सेक्शन नंबर 16 2 पढ़ा कि क्या क्या कंडीशन होगा सब्जेक्ट टू विच आप एलिजिबल होगे। सेक्शन नंबर 16 2 में पहला कंडीशन था ए कंडीशन कि सर आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, रिवाइज टैक्स इनवॉइस होना चाहिए और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो रूल नंबर 36 में बोला हुआ है। रूल नंबर 36 1 बोलता है आपके पास बर्ड्स होना चाहिए। रूल नंबर 36 2 बोलता है कि सर डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी टैक्स, डिस्क्रिप्शन वैल्यू टैक्स, जीएसटी नंबर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। थर्ड बोल रहा है कि सर जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप क्रेडिट ले रहे हो वो ऑन ओकेशन ऑफ बेसिकली डिमांड ऑर्डर कंफर्म्ड ऑन बिकॉज ऑफ फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं होना चाहिए, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(4) जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने दिखाना चाहिए डॉक्यूमेंट को, जो इनवॉइसेस और डेबिट नोट का आप क्रेडिट ले रहे हो उसको सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद ए के बाद ए पॉइंट आता है जिसमें सेम टू सेम पॉइंट लिखा हुआ है कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाना चाहिए और वो आपके 2B में आना चाहिए। ए को सपोर्टिव एक पॉइंट आता है बी ए का पॉइंट जो बोलता है कि सर 2B में होगा लेकिन 2B में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, अगर वो रेस्ट्रिक्टेड टैब में आ रहा है तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद ए के बाद अब यहां पे जो बी कंडीशन है, सर बी कंडीशन क्या बोलता है, यू शुड हैव रिसीव, टी कंडीशन इज टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, यू शुड हैव, ये सारा जो है ना ये इसी का एक तरह से लिंकेज है। ठीक है सर। उसके बाद सर यू शुड हैव रिसीव द गुड सर्विसेज और बोथ, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। ठीक है सर। सेक्शन नंबर 16 टू सी पॉइंट क्या बोलता है कि सर टैक्स टू बी पेड, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, मतलब सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। लेकिन सर अगर सप्लायर ने समझ लीजिए जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए टैक्स पेमेंट नहीं किया है, कोई बात नहीं, सप्लायर अगर ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक कर देगा तो भी आप क्रेडिट रिटेन कर सकते हो। लेकिन सर अगर सप्लायर ने ईयर खत्म होने के बाद 30 सितंबर तक जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो जो आपने क्रेडिट लिया था वो क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, जो भी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो ऑन और बिफोर 30 नवंबर। और सर आप क्रेडिट रिवर्स कर दीजिए विदाउट इंटरेस्ट। लेकिन 30 नवंबर को अगर आपने क्रेडिट रिवर्स नहीं किया, समझ लीजिए आप 30 दिसंबर को कर रहे हो, तो 30 नवंबर के बाद जितने दिन होंगे डे वाइज कैलकुलेट करते हुए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% के साथ आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। सर मैंने 30 दिसंबर को रिवर्स कर दिया लेकिन 31 जनवरी को सप्लायर ने अपना जो जीएसटीआर 3B था वो फाइल करते हुए टैक्स का पेमेंट वगैरह कर दिया है। अगर सप्लायर ने बाद में टैक्स का पेमेंट कर दिया तो अब मैं क्रेडिट ले सकता हूं, यही ये बोल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट रिफंड नहीं मिलेगा बेटा, क्रेडिट मिल जाएगा, दैट्स ऑल। उसके बाद यहां पे डी पॉइंट आता है, देखिए टी हो गया टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद आर हो गया रिसीट ऑफ गुड्स, टी हो गया टैक्स पेड टू गवर्नमेंट एंड आर हो गया
रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड। अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं, याद रखिएगा, मांगोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न फाइल करोगे तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा। मतलब आप अगर क्रेडिट लेना चाहते हो तो रिटर्न फाइल करना, रिटर्न के थ्रू ही क्रेडिट मिलता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, उसके बाद सेक्शन नंबर 16(2) में कुछ प्रोवाइजोस हैं कि सर अगर आपको गुड्स रिसीव हो रहे हैं, समझ लीजिए 3 लॉट में मैंने एक बंदे से समझ लीजिए गुड्स परचेज किए, उसने मुझे बोला कि सर, उसने मुझे समझ लीजिए एक इनवॉइस दिया है और गुड्स भेज रहा है अप्रैल, मई और जून, एक ही इनवॉइस है लेकिन गुड्स रिसीव्ड इन 3 लॉट्स। तो याद रखिएगा, इफ गुड्स अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन 3 लॉट, अगेंस्ट एन इनवॉइस आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट और लॉट, तो सर आपको आईटीसी मिलेगा अपॉन रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट और इंस्टॉलमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(2) का जो सेकंड प्रोवाइजो है वो बोलता है कि सर सप्लायर को पेमेंट कर देना नालायक, सप्लायर को पेमेंट कर देना विद इन 180 डेज। अगर आप सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हो विद इन 180 डेज, जो इनवॉइस का वैल्यू था प्लस द जीएसटी आप पेमेंट नहीं करते हो, तो जितना पेमेंट नहीं करोगे, जितना पेमेंट नहीं कर रहे हो, जितना पेमेंट नहीं किया है, उस रिलेटेड जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने लिया है 180 डेज खत्म होने के बाद आपको, जब आप जीएसटीआर 3 भी फाइल करोगे तो जितना क्रेडिट आपने दे रखा है, समझ लीजिए आपने पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया सप्लायर को, तो पूरा का पूरा अमाउंट रिलेटेड जो क्रेडिट होगा वो रिवर्स कर देना। अगर सर पार्शियल पेमेंट कर रखा है तो पार्शियल जो पेमेंट नहीं किया है उसका रिलेटेड जो आपने क्रेडिट ले रखा है 180 डेज खत्म हो गए, उसके बाद आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करने के समय क्रेडिट को रिवर्स करना है। और अब रिवर्स करोगे फ्रॉम द डेट ऑफ आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज्ड के डेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो आपने क्रेडिट ले लिया था। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अदरवाइज आपको इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही बोल रहे हैं यहाँ पे पेमेंट। देखिए जब भी यहाँ पे आप देखोगे ना तो सेक्शन नंबर 50 बोलते हैं, सेक्शन नंबर 50 के साथ आप सेक्शन नंबर 50 में जैसे बोला है वैसे रिवर्सल करना है। और सेक्शन नंबर 50 यहां भी बोला है, यहां भी आप देखोगे तो इन्होंने सेक्शन नंबर 50 का रिवर्सल बोला है, क्योंकि सेक्शन नंबर 50 ये बोलता है कि अगर आपने आईटीसी अवेल करके यूटिलाइज किया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है सर, अगर यूटिलाइज नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और यूटिलाइज किया तो जिस दिन यूटिलाइज किया उस दिन से लेकर जब तक रिवर्स कर रहे हो तब तक का इंटरेस्ट लगता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यही बोल रहे हैं पेमेंट टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू प्लस टैक्स बोथ। इफ यू डोंट पे देन व्हाटएवर द आईटीसी अवेल्ड आप रिवर्स कर दीजिएगा अलोंग विद इंटरेस्ट देयरऑन। और इंटरेस्ट तभी लगता है जब आपने यूटिलाइज किया है इन सच मैनर एज मे प्रेस्क्राइब। और रूल नंबर 37 है। रूल नंबर 37 एक्चुअली पहले से ही रूल है, लेकिन इसमें छोटा मोटा 2-4 वर्ड ऐड करके अमेंडमेंट किया है, कुछ नहीं। ये बोल रहे हैं अगर आपने सप्लायर को पूरा का पूरा पेमेंट नहीं किया तो पूरा का पूरा अमाउंट रिलेटेड जितना क्रेडिट था उसको रिवर्स कर दीजिएगा। अगर आपने सप्लायर को पार्शियल पेमेंट नहीं किया है तो पार्शियल पेमेंट रिलेटेड जितना क्रेडिट है उसको रिवर्स कर दीजिएगा। यही बोल रहे हैं यहाँ पे। रिवर्सल इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे और रिवर्स एन अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी अवेल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, जो आपने आईटीसी अवेल किया था, और कॉमा प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड, ये वर्ड इन्होंने ऐड कर दिया है, जितना आपने नहीं पे किया है सप्लायर को अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तभी लगेगा जब आपने यूटिलाइज कर लिया होगा। while furnishing the GSTR 3B for the tax period immediately following 180 days from the date of invoice। invoice समझ लीजिए जनवरी मंथ का था, आपने जनवरी मंथ का क्रेडिट 28 फरवरी को ले लिया था, उसके बाद अब 180 डेज देख लीजिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 180 डेज खत्म हो गए, उसके बाद 180 डेज खत्म हो गए, उसके बाद जो क्रेडिट लिया था वो क्रेडिट रिवर्स कर देना। समझ लीजिए अगर मैंने पार्शियल पेमेंट कर दिया तो पार्शियल पेमेंट रिलेटेड जितना अमाउंट होगा रिवर्स कर दूंगा along with interest from the date of utilization till the date of reversal आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर। नो रिवर्सल with respect to supplies on which tax is payable under RCM। ठीक है सर, जिसमें आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, आप रिवर्स चार्ज में पे कीजिए, क्रेडिट लीजिए, सप्लायर को पेमेंट नहीं करते हो, सप्लायर भाड़ में जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला। ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 1 के सप्लाईज के लिए सर जहां पे कंसिडरेशन ही नहीं है क्या पेमेंट करूं, उसके लिए कोई बात नहीं, आपको कोई रिवर्सल नहीं करना है। एंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर अकाउंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर, अगर सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन था, मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है किसी और को, तो सर दैट इज ऑलरेडी पेड, उसके रिलेटेड कोई रिवर्सल नहीं होगा। दिस टू के लिए उन्होंने बोला है कि सर दे शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द सेकंड प्रोवाइजो। मतलब सर अगर कोई सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, सर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, या समझ लीजिए सप्लायर के बिहाफ में मैंने ऑलरेडी कुछ पे कर दिया था, तो दोस टू थिंग्स विल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव बीन पेड। मतलब इन तीनों चीजों के लिए याद रखिएगा कोई रिवर्सल अट्रैक्ट नहीं होता सर। लेकिन सर समझ लीजिए 180 डेज के बाद मैंने रिवर्सल कर दिया, उसके बाद मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया, तो सर अगर जब आप पेमेंट करोगे सप्लायर को तो आप क्रेडिट वापस ले लेना, जितना क्रेडिट रिवर्स किया था उतना वापस ले लेना, इंटरेस्ट वापस नहीं मिलेगा। आईटीसी कैन बी टेकन अगेन व्हेन द पेमेंट इज मेड
नो टाइम लिमिट टू रीगेन। सेक्शन नंबर 16(4) का कंडीशन जो होता है ना कि सर आपको क्रेडिट, सेक्शन नंबर 16(4) क्या बोलता है, मैक्सिमम टाइम लिमिट टू टेक द क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू इनवॉइस और डेबिट नोट होता है कि सर 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो सर ये जो टाइम लिमिट होता है 30th नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, ये एप्लीकेबल नहीं होता टू टेक द क्रेडिट अगेन। नॉर्मली आपको अगर इनवॉइस या इनवॉइस के साथ जो डेबिट नोट होता है, याद रखिएगा इनवॉइस हो चाहे डेबिट नोट हो, उसका टाइम लिमिट मैक्सिमम टू टेक द क्रेडिट इज 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर वो इनवॉइस मिला हो या जिस ईयर वो डेबिट नोट मिला है, इनवॉइस के लिए टाइम लिमिट देखिए, इनवॉइस और डेबिट नोट को मैंने डीलिंग किया है क्योंकि इनवॉइस अगर इस साल मिला है, इस साल का नेक्स्ट ईयर मतलब ये फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो गया उसके बाद वाला 30th ऑफ नवंबर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच वाइज अर्लियर। इनवॉइस रिलेटेड कोई अगर डेबिट नोट मिला है, डेबिट नोट के लिए अलग टाइम लिमिट चलेगा। डेबिट नोट के लिए आप देखोगे जिस ईयर डेबिट नोट मिला है उस ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच इज अर्लियर, तब तक आप इनवॉइस और डेबिट नोट का क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है सर। अब सुनिए, अब जब आपको क्रेडिट वापस लेना पड़ता है, जो आपने क्रेडिट रिवर्स किया था उसके लिए कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया 5 साल बाद तो कोई बात नहीं, 5 साल बाद जो क्रेडिट पहले रिवर्स किया था उसको अब आप ले सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट वापस नहीं मिलेगा। डन सर। सेक्शन नंबर 16(3) बोलता है अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीद लिया, समझ लीजिए आपने कैपिटल गुड्स पे 10,000 रुपए दिए थे प्लस 2,000 रुपए का जीएसटी दिया था, ये जीएसटी आइदर आप इनपुट टैक्स रेट ले लो या कैपिटल गुड्स के साथ ही कैपिटलाइज करके सर उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आप लोगों को क्विकली रिकैप करा देता हूं। हमारा सेक्शन नंबर 16 यहां खत्म होता है। सेक्शन नंबर 16 हमने स्टार्ट किया, सेक्शन नंबर 16(1) रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले सकता है। सेक्शन नंबर 16(2) आपको क्रेडिट मिलेगा अगर आपने टीआर कंडीशन फुलफिल किया, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट की जब बात करोगे, यहां इन्होंने ये भी बोला है और वो डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आप क्रेडिट ले रहे हो, ए कंडीशन बोलता है सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में दिखाना चाहिए और आपके 2B में आना चाहिए। बी कंडीशन बोलता है 2B में भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। उसके बाद आर फॉर रिसीट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन सर अगर सप्लायर ने अभी टैक्स पे नहीं किया, कोई बात नहीं, 30th सितंबर तक कर देगा। अगर 30th सितंबर तक भी नहीं करता है तो 30th नवंबर तक जो भी आप जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हो तब तक आप क्रेडिट को रिवर्स कर देना। और सर अगर 30th नवंबर को नहीं किया तो क्रेडिट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। डन सर। उसके बाद यहां पे आ गया कि रिटर्न फाइल करना, तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। डन सर। सेक्शन नंबर 16(3) आया, इसका 2-4 प्रोवाइजो था। सेक्शन नंबर 16(2) के 2 प्रोवाइजो थे। नंबर 1 कि सर सेक्शन नंबर 6 गुड्स रिसीव्ड ऑन लॉट, आईटीसी ऑन द रिसीट ऑफ द लास्ट लॉट। सर सेकंड प्रोवाइजो था आपको 180 डेज में पेमेंट कर देना है। अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं किया सप्लायर को तो जो क्रेडिट लिया था उसको रिवर्स कर देना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना। और जिस दिन अवेल किया था, अवेल करने के बाद जिस दिन यूटिलाइज किया, यूटिलाइजेशन के डेट से जिस दिन रिवर्स करोगे तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डन सर। सेक्शन नंबर 16(3) बोला कि सर अगर आपने पेमेंट बाद में कर दिया तो बाद में करने के बाद टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा, आप क्रेडिट वापस ले सकते हो। उसके बाद सेक्शन नंबर 16(3) अगर आईटीसी लिया है टैक्स कंपोनेंट का तो डेप्रिसिएशन मत लेना। अगर आपने डेप्रिसिएशन ले लिया है टैक्स कंपोनेंट का तो आईटीसी मत लेना। डन सर। सेक्शन नंबर 16(4) बोला मैक्सिमम टाइम लिमिट होता है टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट के लिए सर 30th नवंबर और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। कॉन्ग्रेचुलेशन पीपल, हमारा सेक्शन नंबर 16 यहां क्लोज होता है। सेक्शन नंबर 16 एग्जाम पर्पस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। डन। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा इधर वो है सेक्शन नंबर 17। चलिए सेक्शन नंबर 17 का रिवीजन करते हैं। सेक्शन नंबर 16 हो गया एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग द क्रेडिट। सेक्शन नंबर 17 बोलता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। सर सेक्शन नंबर 17 बोलता है, समझ लीजिए सेक्शन नंबर 17 जब आप देखोगे, सेक्शन नंबर 17(1), सेक्शन नंबर 17(2), सेक्शन नंबर 17(3), सेक्शन नंबर 17(4), सेक्शन नंबर 17(5) एंड सेक्शन नंबर 17(6) आएंगे। यहां पे हम समझने वाले हैं कि सर क्रेडिट कैसे अपोर्शन करते हैं, क्या क्या ब्लॉक क्रेडिट होता है। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि सर सेक्शन नंबर 17(1) बोलता है अगर आपने गुड सर्विसेज और बोथ को पार्टली यूज किया है बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस, तो क्रेडिट कितना मिलेगा, जितना रिलेटिंग टू बिजनेस पर्पस होगा उतना मिलेगा। सर अगर मैंने गुड सर्विसेज और बोथ को यूज किया है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, बेटा याद रखना जीरो रेटेड सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई में लिखना है। ठीक है सर। जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। एक बात याद रखिएगा,
इवन दो एक आइटम एग्जाम सप्लाई इंडिया में होता है, लेकिन अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो तो सर वो जीरो रेटेड सप्लाई में आ जाता है, या एसईजेड को सप्लाई कर देते हो तो बेसिकली वो जीरो रेटेड सप्लाई हो गया, और अगर जीरो रेटेड सप्लाई है तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। तो इसीलिए हम टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं, और एग्जाम सप्लाई तो आपको क्रेडिट उतना मिलेगा जितना रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई होगा। अब सर कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो बोला गया है मेथड ऑफ अपॉर्चनमेंट में, जो गवर्नमेंट बोलता है कि हम बताएंगे, और गवर्नमेंट ने रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 बता रखा है, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि सर कितना क्रेडिट आपको मिलेगा कितना क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। रूल नंबर 42 डील करता है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, रूल नंबर 43 डील करता है विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स। देखिए यहां पे मैंने आपको रूल नंबर 42 बोला है और रूल नंबर 43 बोला है, बहुत बहुत इजी रूल है। देखिए आपको ऐसे याद रखना है कि सर रूल नंबर 42 क्या बोलता है, ये कुछ मैंने वेस्ट पेपर ले लिए यहां पे, ठीक है। रूल नंबर 42 बोलता है कि सर समझ लीजिए आपको आपके क्लाइंट ने पूरे इनवॉइसेस दे दिए, ये टी है, टोटल क्रेडिट है, टी से चोर नंबर 1 थीफ नंबर 1 हटाइए, पर्सनल पर्पस का इनवॉइस हटा इसको। सर चोर नंबर 2 हटाइए। सर चोर नंबर 2 क्या होता है, जो एग्जाम सप्लाई अरे भाग जा, इधर उड़ गया, आजा इधर आजा, इधर आजा, उड़ मत, अरे नालायक, ठीक है। सर चोर नंबर 1 को हटाया पहले, ये टोटल इनवॉइसेस था जो आपको आपके क्लाइंट ने दिया है, ऐसा याद रखना है रूल नंबर 42 को, कुछ नहीं, बहुत बहुत इजी है। आपके क्लाइंट ने आपको ये इनवॉइसेस दे दिए, ये टोटल क्रेडिट, इसका एक बार लिख ले, इसका टोटल क्रेडिट लिख ले। समझ लीजिए मेरे पास टोटल क्रेडिट है 10,000 रुपए, ठीक है सर, मैंने 10,000 रुपए का टोटल क्रेडिट लिख लिया, इसे T1 हटा दे। चोर नंबर 1 सर, अरे ये तो आपके पर्सनल इनवॉइसेस है सर, हटाओ इसको, 1,000 रुपए का क्रेडिट हटा दो। समझ लीजिए 1,000 रुपए का क्रेडिट था सर, ये आपका एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट था, हटा दे इसको, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट को। सर 1,000 रुपए का एग्जाम सप्लाई, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई। सर ये क्या घर का खाने वाने का बिल लिया है सर, ये तो आपके घर का जो जूसर लिया आपने उसका बिल है, पर्सनल पर्पस का इनवॉइसेस हटा दे। सर 1,000 रुपए का समझ लीजिए उसमें भी क्रेडिट था, जो 7,000 रुपए का क्रेडिट बच गया। अब सुनिए, टोटल क्रेडिट से चोर नंबर 1 पर्सनल पर्पस, चोर नंबर 2 चोर नंबर 1 हो गया पर्सनल पर्पस, चोर नंबर 2 हो गया एग्जाम सप्लाई, चोर नंबर 3 हो गया जो आपका ब्लॉक क्रेडिट होता है। ब्लॉक क्रेडिट सर आपने तो यहां पे बोला घर का जूसर, अरे ब्लॉक क्रेडिट में पर्सनल पर्पस के डिटेल्स को भी तो ब्लॉक क्रेडिट में, तो सर इधर लिखें कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है सर। समझ लीजिए आपका ब्यूटी ट्रीटमेंट का कोई बिल वगैरह था, बिरयानी का बिल था सर, एम्प्लॉयज को बिरयानी खिलाया, निकाल दे, T3 में निकाल दे। अब इसके बाद जो आपके पास बन जाएगा उसे हम क्रेडिट बोलते हैं, C1 क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, इसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने ई क्रेडिट लेजर में ले लेना, ठीक है सर। अब सुनिए, अब सर ये जो है ना, ये कुछ इनवॉइसेस हैं, ये तो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है, चल इसको साइड में रख ले। तो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड इनवॉइसेस हैं 2,000 रुपए के, सर 5,000 रुपए बच गए, ये हो गया खिचड़ी। इसको आप बिजनेस नॉन बिजनेस टैक्सेबल एग्जाम सबके लिए यूज किए हो, ठीक है सर। तो ये खिचड़ी को हम बोलते हैं कॉमन क्रेडिट, C स्क्वायर, ठीक है सर। अब इससे D1 एंड D2 को माइनस करना पड़ता है सर। D1 मतलब जो आपका, देखिए यहां पे मैंने आपको जो बोला है सेम चीज आपको यहां पे चार्ट में भी लिखा हुआ है कि सर पहले आप टोटल क्रेडिट लीजिए, टोटल क्रेडिट से आप चोर नंबर 1 पर्सनल पर्पस हटाइए, चोर नंबर 2 एग्जाम सप्लाई रिलेटेड हटाइए, चोर नंबर 3 ब्लॉक क्रेडिट हटाइए, जो बच गया वो होगा क्रेडिट, उसका क्रेडिट आप ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए। सर क्रेडिट से आप टैक्सेबल सप्लाई हटा दीजिए, अब T1 T2 T3 डिक्लेयर कर देना, ठीक है, डिक्लेयर कर देंगे, जो बचेगा वो कॉमन क्रेडिट होगा। अब कॉमन क्रेडिट जब आ गया आपके पास खिचड़ी, अब ये जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी से आपको निकालना पड़ेगा कितना रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई है उसको हटा दो, कितना रिलेटिंग टू नॉन बिजनेस पर्पस है उसको हटा दो, जो बचेगा वो क्रेडिट आपका बनता है। तो सर यही बोल रहे हैं यहां पे, कॉमन क्रेडिट जो आ गया आपके पास, कॉमन क्रेडिट से C2 इंटू एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर एंड कॉमन क्रेडिट इंटू 5%, जब आप निकाल दोगे ये दोनों आपका आ गया विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम सप्लाई। जो कॉमन क्रेडिट खिचड़ी था, खिचड़ी से कितना आपका, ये खिचड़ी जो था, ये खिचड़ी से ये कितना रिलेटिंग टू नॉन बिजनेस पर्पस और कितना रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई है उसको हटा देना, और जो बचेगा वो C3 बचेगा। C3 इज नथिंग अदर देन दिस माइनस दिस माइनस दिस, एलिजिबल क्रेडिट आउट ऑफ द कॉमन क्रेडिट, इसीलिए हमें ये CCC बोलते हैं, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। 5,000 माइनस ये करेंगे, समझ लीजिए 1,000 रुपए आया, ये 500 रुपए आया, तो 1,500 रुपए हटाते हुए आपको 3,500 रुपीज इधर आ गया। अब देखिए ये लोग बोलते हैं कि आप 7,000 का क्रेडिट ले लीजिए और 1,500 का क्रेडिट रिवर्स कर दीजिए, मतलब अल्टीमेटली आपने 5,500 का क्रेडिट लिया, ठीक है सर। और अगर आप देखोगे यहां पे तो 2,000 का क्रेडिट आप एलिजिबल थे और 3,500 का क्रेडिट आप एलिजिबल थे, मतलब 5,500 रुपए हो गया, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। बस आपको यही याद रखना है एग्जाम में भी कि इतना ही आपको याद रखना है। पहले सर टोटल क्रेडिट लेना है, देख लीजिए इधर आ जाइए, फिर से बोल रहा हूं,
टोटल क्रेडिट लेना है जिसे हम टी बोलेंगे। सर टोटल क्रेडिट आ गया, टोटल क्रेडिट आ गया। अब टोटल क्रेडिट लिख लेना, उसे थीप नंबर 1 हटा देना जो होता है पर्सनल पर्पस, थीप नंबर 2 जो एग्जाम सप्लाई रिलेटेड ब्लॉक क्रेडिट हटा देना, जो बचेगा उसका क्रेडिट ले लेना। उसके बाद जो टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड है उसको साइड में रखिए, जो खिचड़ी है वो अब आपके हाथ में आ गया, कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट से कितना रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई है वो हटाना, कितना रिलेटिंग टू नॉन बिजनेस पर्पज है वो हटाना, जो बचेगा वो क्रेडिट आपने लेना है। तो बेसिकली आपने C1 का क्रेडिट ले लिया है, C1 का क्रेडिट ले लिया है, तो आप आपने जो यहां पे हटाया है इन दोनों को आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, बेसिकली आप इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए, बस यही बोला गया है। देख लीजिए यहां पे कि सर मैनर ऑफ अपॉर्शनमेंट पहले टी ले लेंगे, टी से आप T1 माइनस कीजिए जो आपका पर्सनल पर्पस रिलेटेड एक्सक्लूसिव एक इनवॉइस है समझ लीजिए कोई। T2 जो आपका एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उससे आप ब्लॉक क्रेडिट हटाइए, ब्लॉक क्रेडिट हटाने के बाद कॉमन क्रेडिट बचेगा, क्रेडिट आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिए। उसके बाद सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड हटा दीजिए, जो बचेगा वो कॉमन क्रेडिट होगा। अब कॉमन क्रेडिट से D1 कॉमन क्रेडिट से जो भी एग्जाम सप्लाई रिलेटेड होगा उसको हटाइए, कॉमन क्रेडिट से जो भी नॉन बिजनेस पर्पस होगा नोशनल एक 5% हटा दीजिएगा। सर ये दोनों को क्या करना है, ये दोनों को देखिए मैंने यहां पे लिखा है, आपको रिवर्स करना है इन योर GSTR 3B, ठीक है सर। और अब जो बच जाएगा कि सर कॉमन क्रेडिट से D1 एंड D2 हटाने के बाद जो C3 बच गया उसका वो होता है एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात याद रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, E मतलब हो गया एग्जाम सप्लाई, F मतलब हो गया टोटल टर्नओवर, और जब भी आप E/F लेते हो याद रखिएगा इस पॉइंट का, आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड CST हटा देना है। और करंट पीरियड का अगर E/F नहीं है तो लास्ट पीरियड का E/F लेके आप रिवर्सल कर सकते हो, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात याद रखिएगा जो भी आप हर महीना रिवर्सल कर रहे हो वो प्रोविजनल रिवर्सल है, और ईयर एंड पे आपको पूरा साल का एक टोटल आपको कॉमन क्रेडिट निकालना है। टोटल कॉमन क्रेडिट निकालते हुए E/F मल्टीप्लाई करके D1 एंड D2 कैलकुलेट करना है। पूरा साल का एक साथ आपको जब पूरा ईयर एंड पे आपका टर्नओवर आ जाएगा, पूरा ईयर एंड पे आपके पास एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर आ गया, पूरा ईयर का आपके पास टोटल टर्नओवर आ गया, तो आप D1 एंड D2 फिर से कैलकुलेट कीजिए ऑन द ईयरली बेसिस, और आपने जो प्रोविजनली हर मंथ में रिवर्स किया है वो लिखिए यहां पे। समझ लीजिए ईयर एंड पे आया कि आपको 6 लाख रुपए रिवर्स करना था, लेकिन आपने सिर्फ 5 लाख रुपए रिवर्सल किया है, तो आपको 1 लाख रुपए अब अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना है, एक्सेस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना है बाय 20th नवंबर 20th अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% लगेगा फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल। क्यों सर फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल लगेगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट, जब तक आप रिवर्स कर रहे हो तब तक। क्यों लगेगा सर, क्योंकि 1st ऑफ अप्रैल मतलब 31st ऑफ मार्च को तो आपके पास पूरा साल का टर्नओवर आ चुका था, तो आप फाइनल कैलकुलेशन कर सकते थे। तो इन्होंने इसीलिए बोला है कि सर 1st ऑफ अप्रैल से लेके 20th ऑफ अक्टूबर तक, 1st ऑफ अप्रैल से लेके 20th ऑफ अक्टूबर तक, मतलब आप 1st ऑफ अप्रैल से जब तक रिवर्सल नहीं करोगे तब तक का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर 20th अक्टूबर को किया तो 20th अक्टूबर तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर उससे पहले कर दिया, 1st अप्रैल को ही कर दिया तो कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए सर, अगर समझ लीजिए फाइनल कैलकुलेशन आया 6 लाख, लेकिन प्रोविजनली मैंने 7 लाख पे कर रखा है, कोई बात नहीं, जो एक्स्ट्रा पे कर रखा है उसका क्रेडिट अब ई क्रेडिट लेजर में ले लो। दैट्स इट एवरीवन। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा सर, कैसे याद रखना है इसको, कुछ नहीं बेटा, बस इतना याद रख लेना कि देख, फिर से बोल रहा हूं इसलिए कि बहुत अच्छा है ये। सर मेरे पास टोटल इनवॉइसेस आ गया, टोटल इनवॉइसेस को टी बोलते हैं। टी से आप T1 थीप नंबर 1 चोर नंबर 1 पर्सनल पर्पस हटा देना, जो एक्सक्लूसिवली पर्सनल पर्पस का इनवॉइस है, जो एग्जाम सप्लाई का इनवॉइस है हटा देना, ब्लॉक क्रेडिट का इनवॉइस हटा देना, जो क्रेडिट है वो C1 है क्रेडिट ले लेना, उससे सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड एक बार हटा के रख लीजिए, जो बच गया वो कॉमन क्रेडिट है। कॉमन क्रेडिट से आप एग्जाम सप्लाई रिलेटेड हटा दो, आप पर्सनल पर्पस रिलेटेड नोशनल 5% हटा दो, अगर पर्सनल पर्पस का कुछ यूज हुआ है तो हटाइएगा 5%, जो बचेगा वो C3 होता है कॉमन क्रेडिट का एलिजिबल क्रेडिट। इसको आपको ये क्रेडिट आपने लेना, बेसिकली आपने टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट और ये C3 का क्रेडिट लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला है कि सर आप C1 का क्रेडिट ले लो और इन दोनों को आप रिवर्स कर दो, बेसिकली आप इन दोनों को रिवर्स कर दो GSTR 3B में, और C1 का क्रेडिट ले लो और D1 एंड D2 को रिवर्स कर दो। दैट्स इट एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 43 आता है। रूल नंबर 43 क्या बोलता है? रूल नंबर 43 बोलता है क्रेडिट का रिवर्सल मैनर ऑफ अपॉर्शनमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स। सर अगर मैंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है जिसको मैंने टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई के लिए कॉमनली यूज किया, चलिए मैं आपको बोलता हूं, समझ लीजिए मैंने एक कैपिटल गुड्स खरीदा जिसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया, सर क्रेडिट ले लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया, हटा दे, क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर समझ लीजिए अब ये जो
मैंने एसेट खरीदा है, ये टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज करने वाला हूं, तो क्या होगा? तो सर इसका क्रेडिट आप पहले ले लीजिए। गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई कॉमन एसेट है जिसको आप टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम सप्लाई दोनों के लिए यूज करने वाले हो तो क्रेडिट पहले ले लीजिए। क्रेडिट लेने के बाद अब इसका आप 60 पार्ट बना दीजिए। इस एसेट का जो क्रेडिट है उसका आप 60 पार्ट बनाइए। कितना सर? 60 पार्ट। चलिए ठीक है सर, 60 पार्ट बना दिया। अब ये समझ लीजिए 60,000 का क्रेडिट था। सर खुजली आ रहा है आपको? अरे ठीक है, 60,000 का क्रेडिट था। 60,000 के क्रेडिट से, एक सेकेंड भूल गया मैं, ठीक है, हाँ 60,000 रुपीज का क्रेडिट था। 60,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 60 से, ठीक है सर। 60 से डिवाइड करने के बाद अब एक क्रेडिट को उठा, ठीक है सर, एक महीने के क्रेडिट को उठा, इसको मल्टीप्लाई कर इंटू ई बाई एफ करते हुए जो भी एग्जाम सप्लाई रिलेटेड है उसको अपना रिवर्स कर दे, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट रिवर्स कर देना। नेक्स्ट मंथ क्या करेगा सर? अगेन क्रेडिट को उठाऊंगा, क्रेडिट को उठाने के बाद जो भी ई/एफ करके जो भी क्रेडिट है उसका रिवर्सल करूंगा। हर महीना मुझे क्रेडिट का रिवर्सल करना है, बस यही यहां पे बोला गया है। आ जाइए क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। रूल नंबर 43 बोलता है कि सर मैनर ऑफ अपॉर्शनमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स कॉमनली यूज, ठीक है सर। तो देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं ये। पहले आप एक काम कीजिए, समझ लीजिए आप है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है। जुलाई मंथ में सर मैंने कोई एसेट खरीदा है जो मैंने टैक्सेबल सप्लाई के लिए खरीदा है। याद रखना 60,000 रुपीज का समझ लीजिए जीएसटी दिया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में ले लेना, ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई एग्जाम सप्लाई के लिए खरीदा था, समझ लीजिए 60,000 का जीएसटी दिया था, क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद सर कोई टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए खरीदा था, समझ लीजिए 1.2 लाख रुपीज का जीएसटी दिया था। 1.2 लाख रुपीस का अगर जीएसटी दिया था तो सर पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो ई क्रेडिट लेजर में, ठीक है सर। अब समझ लीजिए और एक एसेट खरीदा था टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए, तो ये बोल रहे हैं समझ लीजिए 60,000 का जीएसटी दिया था, ले ले इनपुट टैक्स क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में ले ले, ठीक है डन सर। अब ये टोटल आ गया, यहां पे टोटल कितना 1.8 लाख रुपीस आ गया। ये बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं ये अपॉर्शनमेंट में गया, ये भी अपॉर्शनमेंट में जाएगा क्योंकि कॉमन क्रेडिट है। इसको आप डिवाइडेड बाय ये हो गया टोटल कॉमन क्रेडिट जिसको आपको अपॉर्शनमेंट करना है। इसको टीसी, इसको हम टोटल क्रेडिट बोलते हैं। टीसी डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मंथली पोर्शन आ जाएगा टीएम 1.8 लाख डिवाइडेड बाय 60 मंथ, क्योंकि हम एसेट को अज्यूम करते हैं कि 60 मंथ्स तक यूज करने वाले हैं। तो सर यहां पे मंथली पोर्शन आ गया 1.8 लाख डिवाइडेड बाय 60, 3,000 रुपीज आ गया। अब 3,000 रुपीज जो है वो तो आपका एसेट का कॉमन क्रेडिट है पर मंथ वाइज, ठीक है सर। अब इसको एग्जाम सप्लाई रिलेटेड आप कैलकुलेट करो, 3,000 इंटू एग्जाम का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। समझ लीजिए एग्जाम का टर्नओवर है 10 लाख, टोटल टर्नओवर है 30 लाख। तो सर क्या हो गया, इधर 1,000 रुपीज आ गया। 1,000 रुपीज आपको अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऐड करना है। पहले महीने के लिए याद रखिएगा कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, लेकिन सेकेंड मंथ से सर सेकेंड मंथ जब रिवर्सल करोगे तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट, थर्ड मंथ जब रिवर्सल करोगे 2 महीने का इंटरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। दैट्स इट एवरीवन, यही बोला है यहाँ पे। कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और एग्जाम सप्लाई। तो अगर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कोई एसेट लिया है एग्जाम सप्लाई के लिए तो क्रेडिट मत लेना। I declare in the GSTR 3B, ITC will not be credited. आपको क्रेडिट नहीं लेना है। कैपिटल गुड्स यूज फॉर नॉन एग्जाम सप्लाई मतलब टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, ITC डिक्लेयर कर देना, इनपुट टैक्स जो भी है डिक्लेयर कर देना GSTR 3B में, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद सर अगर कोई एसेट है विच इज कॉमनली यूज्ड तो याद रखिएगा उसको आप डिक्लेयर कीजिएगा और उसका यूजफुल लाइफ आपको 5 साल तक लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और उसको अपॉर्शनमेंट में डाल दीजिएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है, अपॉर्शनमेंट में डाल देंगे। अब एक सेकेंड आप इसको एक बार छोड़ दीजिए सर, इस पॉइंट को एक बार छोड़ दीजिए सर। जो टोटल कॉमन क्रेडिट होगा उसको टीसी बोलेंगे, जो अपॉर्शनमेंट में जाने वाला है सर टीसी को डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मंथली पोर्शन आएगा। सर जो मंथली पोर्शन आ गया उसको एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्नओवर करेंगे तो टीई आएगा। टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई को आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए। दैट्स इट एवरीवन। अब सुनिए सर, समझ लीजिए मैंने कोई पहले एसेट खरीदा था जो मैं एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहा था, उसका 60,000 रुपीज का जीएसटी दिया था। तो ये बोलना चाह रहे हैं यहां पे कि अगर समझ लीजिए आपने कोई एसेट खरीदा था जिसका आपने 60,000 का जीएसटी दिया था, एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे, आईटीसी तो लिया नहीं होगा। अब उस एसेट को समझ लीजिए आप कॉमन क्रेडिट टैक्सेबल प्लस एग्जाम सप्लाई में डाल रहे हो, तो एक काम कीजिएगा, तो ये क्रेडिट जो आपने पहले नहीं लिया था इस क्रेडिट को अब अपॉर्शनमेंट में लिखिए यहां पे, और 60,000 रुपीज का क्रेडिट अब आईटीसी ई क्रेडिट लेजर में ले लीजिए और इसको आप अपॉर्शन भी करने वाले हो। ठीक है सर, ये जो 60,000 रुपीज का क्रेडिट है ये मैंने पहले नहीं लिया था, अब मैं ले लूंगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। लेकिन क्योंकि आपने इतने दिन के लिए इसको एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया, तो जो भी आपका क्रेडिट है मल्टीप्लाइड बाई 5% इंटू नंबर ऑफ क्वार्टर, जितना भी क्वार्टर के लिए, समझ लीजिए ये
जनवरी था, जनवरी में आपने एसेट खरीदा था, अब 1 जुलाई से आप इसको कॉमन यूज में डालने वाले हो। सर कितने महीने के लिए यूज किया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सर 2 क्वार्टर के लिए यूज किया है, इंटू 2 क्वार्टर्स के लिए। इसको हम टैक्स रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड, जब आपने एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया है, टीआईई निकालते हैं। तो अगर कोई एग्जाम सप्लाई के लिए आपने एसेट यूज किया था, अब उसको आप कॉमन क्रेडिट में डाल रहे हो, तो उसका आप टीआईई निकाल लीजिए। तो सर यहां पे आ गया, कैलकुलेटर कहां गया? नालायक कैलकुलेटर गायब हो गया। जस्ट ए मिनट एवरीवन, एक सेकेंड। हाँ, कैलकुलेटर मिल गया। देखिए, तो जो 60,000 रुपीज का क्रेडिट था इंटू 5% इंटू 2 क्वार्टर, आप 6,000 रुपीज अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में टीआईई बोल के ऐड कर देना। डन सर, पॉइंट क्लियर है। क्योंकि आपने 2 क्वार्टर के लिए इसको यूज किया था फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाई, तो उतना अमाउंट आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना और पूरा का पूरा अमाउंट का क्रेडिट ले लेना। ठीक है सर। अगर समझ लीजिए सर, पहले मैंने कोई एसेट खरीदा था यहां पे ही टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करने के लिए, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, उसके ऊपर 60,000 रुपीज का जीएसटी दिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट तो मैं ले चुका था। अब मैं उस एसेट को टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करने वाला हूं। तो बेटा एक बात याद रखना, अपोर्शनमेंट में तो जाएगा 60,000 रुपीज, अपोर्शनमेंट में तो जाएगा, लेकिन सर इनपुट टैक्स क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में फिर से मत लेना। क्यों नहीं लेना है सर? क्योंकि पहले आप ऑलरेडी, क्योंकि उसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे, पहले ऑलरेडी क्रेडिट ले चुके थे, तो फिर से क्रेडिट में लेना, लेकिन अपोर्शनमेंट में तो जाएगा। सर एक बात बताइए, टीआईई कैलकुलेट करना है? नहीं, ये तो टैक्स रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड, जब आपने एसेट को एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था तब टीआईई कैलकुलेट करते हैं। अगर पहले टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया था, अब कॉमन यूज करोगे तो टीआईई का कैलकुलेशन नहीं होगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, यहां पे आ गया 1,80,000, 1,80,000 प्लस 1,20,000, 1,80,000 प्लस 1,20,000, 3 लाख रुपीज आ गया। इसे हम टीसी बोलते हैं। टीसी के बाद आपको टीएम कैलकुलेट करना है, विच इज 3 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 60। तो सर मेरा मैथमेटिक्स बड़ा खराब है बेटा, ठीक है। तो सर 5,000 रुपए आ गए। अब ये जो 5,000 रुपए आ गए, ये मंथली पोर्शन है। अब इस मंथली पोर्शन को आपको टीएम इंटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर करना है। आपका टैक्स रिलेटिंग टू एग्जाम सप्लाई आ जाएगा, उसको आपको रिवर्स कर देना है। बेसिकली उसको आपको अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, रिवर्स नहीं करना, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप रिवर्सल कर रहे हो, जिस महीना आपने उस क्रेडिट को लिया था उसी महीना अगर आपने रिवर्सल किया है तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना, लेकिन नेक्स्ट मंथ से 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे आपको रिवर्सल करते हुए चलना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट रिवर्सल, बेसिकली पहले मंथ में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, सेकेंड मंथ से आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट, थर्ड मंथ में 2 मंथ का इंटरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट के साथ रिवर्सल करना पड़ता है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा कंप्लीट रिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 क्लोज होता है। याद रखिएगा, रूल नंबर 42 में आपको फिर से बोल रहा हूं, रूल नंबर 42 बोलता है पहले टी ले लेना, टी से थीप नंबर 1 पर्सनल पर्पस हटाना, थीप नंबर 2 सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड, थीप नंबर 3 ब्लॉक क्रेडिट हटा देना, जो बचेगा C1 उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना। C1 के बाद आएगा सर टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड जो एक्सक्लूसिव है उसको हटा देना, हटाने के बाद कॉमन क्रेडिट आएगा। कॉमन क्रेडिट में आप D1 हटा देना, D1 होता है कॉमन क्रेडिट इंटू E/F, D2 होता है 5%, उसको हटाने के बाद जो बचेगा वो C3 होता है। याद रखिएगा ये दोनों आपको रिवर्स करना है, उसका क्रेडिट ले लेना है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद हमने 43 पढ़ा। सर 43 समझ लीजिए, जो भी एसेट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जो भी नॉन बिजनेस पर्पस होगा आईटीसी मत लेना। सर एग्जाम सप्लाई रिलेटेड होगा आईटीसी मत लेना, टैक्सेबल सप्लाई रिलेटेड होगा आईटीसी ई क्रेडिट लेजर में ले लेना, टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई रिलेटेड होगा उसका भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लीजिएगा, प्लस उसको अपोर्शनमेंट में भी डालिएगा। ठीक है सर। उसके बाद अगर कोई एसेट पहले एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था, अब उसको टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करने वाले हो, अपोर्शनमेंट में डालना और उसका क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी ले लेना। ठीक है सर, क्योंकि पहले आपने क्रेडिट नहीं लिया था, अब क्रेडिट ले सकते हो और यहां पे टीआईई भी कैलकुलेट होगा जो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड होगा। अगर कोई एसेट को पहले टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया था, अब उसको टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करने वाले हो, अपोर्शनमेंट में तो जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। सर टोटल टीसी बनेगा, टीसी डिवाइडेड बाय 60, टीएम बनेगा, जो टीएम होगा इंटू E/F करोगे तो टीई आ जाएगा और टीई आपको अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना है। डन सर, पॉइंट क्लियर है बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेना, बहुत बहुत जरूरी है, छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अब जो नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 17(1) हमने बोला, सेक्शन नंबर 17(1) हमने पढ़ा। सेक्शन नंबर 17(1) बोला अगर कोई एसेट आपने टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम सप्लाई के लिए यूज, सेक्शन नंबर 17(1) बोला अगर आपने कोई एसेट बिजनेस पर्पस नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है, अगर आपने बेसिकली कोई भी एसेट नहीं, गुड सर्विसेज और बोथ आपने यूज किया है फॉर बिजनेस एंड नॉन बिजनेस पर्पस, तो आपको क्रेडिट रिलेटिंग टू बिजनेस पर्पस आपको जो क्रेडिट बनता है वो मिलेगा। अगर आपने कोई एसेट यूज किया है फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई, तो सर आपको क्रेडिट मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू
टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। अब कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो आपको बताया गया है, रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 जो हमने समझ लिया है। उसके बाद सर उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 17(3). जब भी आप अपॉर्शनमेंट करते हो तो आपको एग्जाम सप्लाई का जरूरत पड़ता है, क्योंकि एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट आप रिवर्स करते हो जनरली। डन सर। तो जहां भी आपने यहां पे देखना है ना एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट, एग्जाम सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट, तो सर एग्जाम सप्लाई होता क्या है, इन्होंने बोला है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 17(2). जब भी आप अपॉर्शनमेंट कर रहे हो तो आपको एग्जाम सप्लाई का वैल्यू क्या लेना है, दैट शैल बी एज प्रेस्क्राइब। और याद रखिएगा जनरली एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है नील रेटेड सप्लाई, उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू लीजिएगा। सर होली एग्जाम सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है सर। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ले लीजिएगा। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया। इसके बाद ये बोल रहे हैं अगर आपने कोई सप्लाई किया है जिसमें टैक्स अंडर आरसीएम देना है उसको भी आप ले लीजिएगा, वैल्यू एज पर सेक्शन नंबर 15। सर ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज 1% ऑफ द सेल वैल्यू लेना है एग्जाम सप्लाई का वैल्यू। सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग का भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। बेटा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू याद रखिएगा, बड़े क्वेश्चन का पार्ट आएगा, बड़े क्वेश्चन में एक पार्ट आ जाएगा जहां पे आपको बोलेंगे इतना में सेल किया, उसका स्टैंप ड्यूटी 2% था और 2% इतना है, तो आप स्टैंप ड्यूटी वैल्यू निकालिएगा। याद रखिएगा सारा शेड्यूल 3 का एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया एग्जाम सप्लाई में, सिर्फ सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग जो होता है जो शेड्यूल 3 का आइटम है उसी को इंक्लूड किया एग्जाम सप्लाई में। उसके बाद इन्होंने बोला है एग्जाम सप्लाई से आपको एक्सक्लूड करना है। देखिए जनरली एग्जाम सप्लाई में इंटरेस्ट होता है, लेकिन सर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम को एक्सक्लूड करना है, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, ये बोल रहे हैं ये एग्जाम सप्लाई में नहीं आएगा। बेटा अब तो ये एग्जाम सप्लाई है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी टैक्सेबल सप्लाई हो चुका है। और सर वैल्यू ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप, ऑलरेडी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप ऑल्दो जब बेचते हैं उस पर कोई टैक्स है नहीं, नील रेटेड है, लेकिन फिर भी इसको एग्जाम सप्लाई आपको कंसीडर नहीं करना है, मतलब ये आपके टैक्सेबल सप्लाई में चला जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा कि सर जब भी आप अपॉर्शनमेंट कर रहे हो आपको एग्जाम सप्लाई चाहिए, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई तो बाय डिफॉल्ट था। उसके साथ आपको ऐड कर देना है आरसीएम वाला जो आपका टर्नओवर रहेगा, आरसीएम वाली सप्लाईज। सेकेंडली सर अगर आपने ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज किया है 1% ऑफ द सेल वैल्यू ले लेना। एंड सर सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग जो शेड्यूल 3 का आइटम है उसको भी आप एग्जाम सप्लाई में ले लेना। और एग्जाम सप्लाई में आपको इंटरेस्ट इनकम या जो डिस्काउंट का इनकम होता है उसको नहीं लेना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ए वेसल, ये यहां पे बोला है फ्रॉम बाय ए वेसल फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, ऑल्दो अब ये टैक्सेबल हो चुका है ऑलरेडी, फिर भी इन्होंने यहां से एक्सक्लूड नहीं किया। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। और सर इसको भी एग्जाम सप्लाई में नहीं लेना है, ऑलरेडी ये टैक्सेबल सप्लाई है। एंड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट जो है उसको भी एग्जाम सप्लाई में नहीं लेना है, मतलब इन तीनों को आप टोटल टर्नओवर में रखोगे लेकिन एग्जाम टर्नओवर में नहीं डालोगे। याद रखिएगा इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन है, करके जरूर जाइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन अपने Q&A मटेरियल से, हमारे Q&A मटेरियल में ऑलरेडी दिया हुआ है, करके जरूर जाइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अब यहां पे हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक सेक्शन नंबर 17 पढ़ा। सेक्शन नंबर 17(1) मैंने आपको पढ़ाया बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस, तो क्रेडिट रिलेटिंग टू बिजनेस पर्पस मिल जाएगा। सेकंड आपने पढ़ा टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई, तो आपको क्रेडिट मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो रूल नंबर 42 एंड 43 में हमने पढ़ लिया। सेक्शन नंबर 17(3) हमें बोला एग्जाम सप्लाई क्या होता है, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। प्लस सर हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है आरसीएम वाली सप्लाई सर। उसके बाद 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज एंड सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग। उसके बाद हमें बोलना है एग्जाम सप्लाई में हमें इंक्लूड नहीं करना है, क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है सर। नंबर 1 इनकम और इंटरेस्ट और डिस्काउंट का इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद सर आपने बोला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल जो वाला था वो इंक्लूड नहीं करना है। एंड ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना है। सेक्शन नंबर 17(4) बोलता है अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है जो बेसिकली लोन्स एंड एडवांसेस देता है, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी है, तो आप सेक्शन नंबर 17(4) रेड विथ रूल नंबर 38 भी फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली इनको दो ऑप्शन दिया है कि आप या तो अपॉर्शनमेंट में चले जाइए, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का मोस्ट ऑफ द इनकम एग्जाम सप्लाई होता है, तो सर या तो आप अपॉर्शनमेंट कर लीजिए या फिर गवर्नमेंट ने बोला बेटा 50% तेरा, 50% मेरा, 50% ले और 50% भूल जा। तो बैंकिंग कंपनीज के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल बोला कि अगर आप एक बैंकिंग कंपनी है तो आप एक काम कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 अगर लोगे तो रूल नंबर 38 बोलता है जो भी इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स एक महीना में खरीदोगे, जो भी इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स एक महीना में खरीदे हो उसका अवेल कर लीजिएगा 50% क्रेडिट और बैलेंस भूल जाइएगा। बैलेंस क्रेडिट आपको रिवर्स कर देना है इन द जीएसटीआर
3B, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से कुछ भी इनपुट सर्विसेज लोगे तो 100% क्रेडिट ले लेना। नॉन बिजनेस पर्पस के लिए अगर कुछ खरीदोगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट अगर कुछ खरीदोगे तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सर इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पे 50% क्रेडिट ले लेना। नॉन अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन से कुछ भी लिया है 100% क्रेडिट ले लेना। नॉन बिजनेस पर्पस का क्रेडिट नहीं मिलेगा और सर ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट्स इट। यहां पे बोला गया है कि सर लेकिन ऑप्शन एक बार जो ले लिया, एक बार जो आपने कमिटमेंट दे दिया, पूरे साल उस कमिटमेंट को रखना पड़ेगा। दैट्स इट एवरीवन। यहां हमारा सेक्शन नंबर 71, 72, 73, 74 एंड सर सेक्शन नंबर 76 खत्म होता है। अब आता है ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 75। अब सेक्शन नंबर 75 बोलता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। बहुत बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत बहुत जरूरी चार्ट है ये एग्जाम पर्पस के लिए, सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 75 ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बोलता है। सेक्शन नंबर 75 में जो पहला पॉइंट आता है वो बोलता है मोटर व्हीकल के बारे में। मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। मोटर व्हीकल अगर वो है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन प्लस उसका अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर है। बेटा याद रखना, मोटर व्हीकल है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है एंड सर अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है। लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर। ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। लेकिन अगर आपने मोटर व्हीकल को यूज किया है फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, मेनली फर्दर सप्लाई के लिए, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ठीक है सर, फर्दर सप्लाई के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए या ट्रेनिंग इन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो मोटर व्हीकल का पहले बात याद रखिएगा, मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। मोटर व्हीकल कौन सा? विच इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन और सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है, तो सर उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। लेकिन उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा अगर आपने उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा अगर आपने यूज किया फर्दर सप्लाई के लिए, मोटर व्हीकल खरीदा, मोटर व्हीकल बेचने के लिए, मोटर व्हीकल खरीदा, मोटर व्हीकल रेंट में देने के लिए, मोटर व्हीकल खरीदा, मोटर व्हीकल लीज में देने के लिए, तो क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए या फिर ट्रेनिंग देने के लिए तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट बोलता है वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। लेकिन फिर उन्होंने स्पेसिफिकली यहां पे बोल दिया अगर आपने वेसल या एयरक्राफ्ट को, शिप या एयरक्राफ्ट को यूज किया फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच शिप और एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या सर ट्रेनिंग के लिए, इंपार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेटिंग द वेसल और फ्लाइंग ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और वेसल एंड एयरक्राफ्ट के लिए इन्होंने यहां पे ये पॉइंट भी बोला है अगर आप उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज करते हो तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। सर एक बात बताइए, मोटर व्हीकल अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज कर रहे हैं तो बेटा याद रखना मोटर व्हीकल तो सिर्फ ब्लॉक ही किया था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, गुड्स के लिए तो कभी ब्लॉक ही नहीं किया था। एंड अनलेस ब्लॉक ऑल द क्रेडिट्स आर अलाउड। याद रखिएगा अगर आपने कोई चीज को बिजनेस के लिए यूज किया है, अनलेस ब्लॉक ऑल द क्रेडिट्स आर ऑलवेज अलाउड। तो मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कभी ब्लॉक्ड ही नहीं था, तो हमेशा अलाउड है। ब्लॉक क्या है? मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13। लेकिन अगर आपने इसी व्हीकल को यूज किया है फॉर फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेनिंग, तो सर क्रेडिट मिल जाएगा। वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, लेकिन अगर आपने वेसल एंड एयरक्राफ्ट को यूज किया है फॉर फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड ट्रेनिंग के लिए, तो याद रखिएगा क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो भी क्रेडिट इन्होंने बोला, स्पेसिफिकली बोल दिया कि क्रेडिट मिल जाएगा। एक बात याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 5A-B पॉइंट बोलता है सर्विसिंग इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट, सर्विसिंग इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर मेन व्हीकल पे क्रेडिट अलाउड था, मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट पे मेन व्हीकल पे क्रेडिट अगर अलाउड है, उसी व्हीकल का सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओगे तो क्रेडिट अलाउड रहेगा। लेकिन अगर मेन व्हीकल पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट ब्लॉक्ड रहेगा। तो सर सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है, इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है ऑफ ए और ए मतलब मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। लेकिन अगर आपने मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट को यूज किया है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, फर्दर सप्लाई, ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये स्पेसिफाइड पर्पस है, उसके लिए अगर आपने यूज किया तो सर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप एक पर्सन है जो एंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, या फिर एक पर्सन है जो सर आप मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का अगर समझ लीजिए जनरल इंश्योरेंस बिजनेस देते हैं, जनरल इंश्योरेंस सर्विस देते हैं, और सर आपने अगर सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लिया है विथ रेस्पेक्ट टू द मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट जिसका आपने इंश्योरेंस किया है, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट आपको मिलेगा अगर आप
जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज देते हो इन रेस्पेक्ट ऑफ, अगर आप हो इन सप्लाइंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट इन शॉर्ट बाय हिम। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा मोटर व्हीकल का क्रेडिट, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, लेकिन फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और ट्रेनिंग के लिए यूज किया तो क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, लेकिन फिर इन्होंने वेसल एंड एयरक्राफ्ट ने बोला फर्दर सप्लाई ट्रेनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज किया तो क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको वेसल एंड एयरक्राफ्ट को अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज किया है तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। सर्विसिंग, इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट क्रेडिट ब्लॉक होता है, लेकिन अगर फर्दर सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेनिंग के लिए यूज किया, जो जो यहां पे स्पेसिफाइड पर्पस बोले हुए थे वो स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए अगर यूज किया है तो सर, क्योंकि मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अलाउड रहेगा, उसका सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट भी अलाउड रहेगा। उसके अलावा सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट अलाउड रहेगा अगर आप मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट रिपेयर अगर आप बनाते हो या फिर आप जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज देते हो विद रिस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट, तो सर आप अगर सर्विसिंग, इंश्योरेंस एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस लोगे तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 17(5)(b) आता है जो बोलता है सर फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, आउटडोर केटरिंग का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ब्यूटी ट्रीटमेंट क्रेडिट ब्लॉक्ड है। जो भी वेसल का मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट का खरीदने पे क्रेडिट ब्लॉक था, जो भी मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट का खरीदने पे क्रेडिट ब्लॉक था, याद रखिएगा उसको अगर आप लीज, रेंटिंग या हायर भी कर लेते हो तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए और ए एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। मतलब अगर मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीदने पे मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीदने पे अगर क्रेडिट ब्लॉक था, उसको आप लीज पे ले लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, हायर कर लीजिए तो भी क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। हेल्थ सर्विसेज का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। जनरली कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सर फूड एंड बेवरेजेस वाले ने अनदर फूड एंड बेवरेजेस वाले को सर्विस दिया, सर केटरिंग वाले ने अनदर केटरिंग वाले को सर्विस दिया। बेटा याद रखिएगा इन सर्विसेज का सब कॉन्ट्रैक्टिंग अगर हो रहा है तो सर क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर मैं एक फूड एंड बेवरेजेस बेचने वाला हूं, मैंने फूड एंड बेवरेज का सर्विस लिया तो मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस बेचता हूं, मैं लाइफ इंश्योरेंस का सर्विसेज लेता हूं तो सर मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। यही बोला है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्रेडिट मिल जाएगा। और एक बात यहां बोला है, अगर ये सारे आइटम एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई होंगे तो क्रेडिट मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक इवेंट मैनेजर हूं, मैंने क्या किया, मैंने एक बंदे का शादी ऑर्गेनाइज किया है तो इसके लिए मैं जीएसटी चार्ज करूंगा, लेकिन ये जो सर्विस मैं दे रहा हूं इसमें उस बंदे ने मुझे बोला फूड एंड बेवरेजेस देना, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के साथ फूड एंड बेवरेजेस देना, आउटडोर केटरिंग का सर्विस देना, मुझे ब्यूटी ट्रीटमेंट का सर्विस भी चाहिए, सर कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्विस, समझ लीजिए मेरा नाक आड़ा टेढ़ा है इधर तो मुझे वो भी ठीक करा देना शादी में, ठीक है। मैंने समझ लीजिए ये सारे सर्विसेज, मैं एक इवेंट मैनेजर हूं, मैंने बोला ठीक है चल तेरा शादी है, मैं एक काम करता हूं इवेंट मैनेजमेंट का सर्विस दे रहा हूं। उसने बोला फूड एंड बेवरेजेस खरीद के मुझे फूड एंड बेवरेज दे, आउटडोर केटरिंग का सर्विस मैंने लिया, आउटडोर केटरिंग का सर्विस देने के लिए। तो याद रखिएगा यहां पे ये कंपोजिट सप्लाई चाहे आप मिक्स सप्लाई बोले, और ये टैक्सेबल था और ये सारे एंसिलरी सप्लाई थे यहां पे, तो इसीलिए इन्होंने बोला है अगर इट इज प्रोवाइडेड एज एन एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई तो याद रखिएगा क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज टैक्सेबल था, सारा अमाउंट पे आप जीएसटी चार्ज करने वाले हो, तो यहां ये बोल रहे हैं फूड एंड बेवरेजेस, ये जो आपने इनवर्ट सप्लाईज लिए हैं इनका क्रेडिट आपको अलाउड रहेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां पे एक छोटा सा सर्कुलर है कि सर लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट ब्लॉक्ड है। अगर मशीनरी होगा तो गवर्नमेंट ने बोला नालायक, मशीनरी को जब तक ब्लॉक ही नहीं किया तब तक तो क्रेडिट अवेलेबल रहेगा, कोई इशू नहीं है, आईटीसी सेल भी अवेलेबल। उसके बाद क्लब मेंबरशिप, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप, गवर्नमेंट ने बोला सर मैंने अपने डायरेक्टर को बोला मोटा हो गया चल तू जाके जिम जाके क्लब मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर मेंबरशिप ज्वाइन कर ले, चल लेके आ जाना बिल और हम रिइंबर्स कर देंगे। क्लासरूम पर्पस के लिए बोला है, मोटा हो गया, ठीक है। हेल्थी बनाने के लिए समझ लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉयज को भेज दिया, क्लब की जगह हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जिम वगैरह भेज दिया तो वो बिल लाके देंगे तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, अगर एम्प्लॉयज को वेकेशन में भेज रहे हो, ट्रैवल बेनिफिट उन्हें दे रहे हो, जो भी ट्रैवल का बिल्स आपको मिलेगा उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक बात याद रखना, ये जो सर्विसेज हैं, ये जो सर्विसेज हैं और ये जो सर्विसेज हैं अगर आप दे रहे हो बिकॉज इट इज ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ टू प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट ब्लॉक नहीं रहेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर
फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अपना एम्प्लॉयज का, एज पर द लॉ बोला गया है। तो अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया अपने एम्प्लॉयज का, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बिकॉज इट वाज एन ऑब्लिगेशन अंडर लॉ। ऑब्लिगेशन अंडर लॉ को अगर फुलफिल करने के लिए आपने ये सर्विसेज लिया तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। सी पॉइंट बोलता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर आपने पीएनएल में डाला है तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर आपने कैपिटलाइज किया तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस विच आर कैपिटलाइज और इट इज टेकन विद रिस्पेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी समझ लीजिए प्लांट एंड मशीनरी है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो भी आप लेते हो फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, समझ लीजिए बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी बनाने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है, क्रेडिट मिल जाएगा। अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देने के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है तो क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा, यहां पे अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जहां क्रेडिट अलाउड नहीं है वहां आपको क्रेडिट मिल जाएगा अगर आपने पी&एल में उसको डेबिट किया खर्चे को, क्योंकि कैपिटलाइज होता है तभी उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। उसके बाद समझ लीजिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस नहीं लिया, मैं खुद गुड्स खरीद लिया, मैं खुद सर्विसेज ले लिया और एक बिल्डिंग बनाया, तो ये बोल रहे हैं गुड सर्विसेज और बोथ received by taxable person for construction of immovable property on own account। खुद बना लूंगा सर, गुड्स खरीद लूंगा, सर्विसेज ले लूंगा और खुद एक बिल्डिंग बनाऊंगा, तो इन्होंने बोला तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। चाहे आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाए, चाहे आप ओन कंस्ट्रक्शन करें, क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर कंस्ट्रक्शन किया प्लांट एंड मशीनरी का तो क्रेडिट मिल जाएगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए गुड सर्विसेज और बोथ खरीदा है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर, बात याद रखिएगा, यहां और यहां तब आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। जब यहां बोला है नहीं मिलेगा क्रेडिट, वो तब नहीं मिलता है जब आपने उस खर्चे को कैपिटलाइज किया। अगर आपने उस खर्चे को पीएनएल में डाला है तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैंने कंस्ट्रक्शन का मतलब बताया है, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन। तो यहां पे जब मैंने आपको बोला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन चाहे कराओ, एडिशन कराओ, ऑल्ट्रेशन कराओ और रिपेयर कराओ टू द एक्सटेंट इट इज कैपिटलाइज टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपने कैपिटलाइज किया है तो बोलते हैं आप जीएसटी को भी कैपिटलाइज करके उसका डेप्रिसिएशन ले लो, हम उसका क्रेडिट आपको नहीं देंगे। उसके बाद जब ये बोल रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है या आपने खुद गुड्स और सर्विसेज और बोथ खरीद के प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट किया है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी होता क्या है, इन्होंने बोला कि प्लांट एंड मशीनरी मींस एनी अपार्टस इक्विपमेंट और मशीनरी व्हिच इज फिक्स्ड टू द अर्थ बाय अ फाउंडेशन। प्लांट एंड मशीनरी जो फिक्स टू द अर्थ है बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जिसको आपने यूज किया है टू प्रोवाइड आउटवर्ड सप्लाई। याद रखिएगा, उस प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलेगा जिसको आपने यूज किया फॉर प्रोवाइडिंग और आउटवर्ड सप्लाई, और प्लस वो प्लांट एंड मशीनरी जो आपने, समझ लीजिए एक बॉयलर मशीन है, इसको मैंने फिक्स करा दिया अर्थ के साथ, तो तभी तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, जिसको मैंने फिक्स करा दिया अर्थ के साथ। तो ये बोल रहे हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन के लिए अगर आपने कोई सर्विसेज लिया है या आपने कुछ आइटम खरीदा है जिस पे आपने जीएसटी दिया है, तो सर प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड दैट फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑल्सो, और उसका क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, एक अपार्टस, एक मशीन, एक इक्विपमेंट जो फिक्स्ड होता है टू द अर्थ बाय स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वही तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, फिर भी आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। प्लस उसके लिए जो आपने स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन के लिए जो भी सर्विसेज या गुड्स खरीदे होंगे उस पर जो भी जीएसटी दिया होगा उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा, बिकॉज ये प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। लेकिन इन्होंने बोला आपको प्लांट एंड मशीनरी से एक्सक्लूड करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, एग्जाम में लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी सिविल स्ट्रक्चर, समझ लीजिए एक शेड वगैरह बना दिया, ये सारे सिविल स्ट्रक्चर्स एक्सक्लूड करने हैं। टेलीकम्युनिकेशन टावर एक्सक्लूड करना है, दैट इज नॉट योर प्लांट एंड मशीनरी। एंड सर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस, पाइपलाइन लेड इनसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइस, क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम में याद रखिएगा, इनसाइड बोला है आउटसाइड, आउटसाइड बोला है तो उस पाइपलाइंस के लिए जो भी जीएसटी पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टैक्स पेड अंडर सेक्शन नंबर 10, सर कंपोजिशन टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, ना मुझे मिलेगा, ना मैंने 1%, 1%, 5%, 6% दिया है, मेरे रिसिपेंट को मिलेगा। मेरे रिसिपेंट को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे बिल ऑफ सप्लाई दिया है, बिल ऑफ सप्लाई के बेसिस पे उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर अगर एनआरटीपी होता है उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता, अदर देन जब वो गुड्स इंपोर्ट करता है बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे उसे जो आईजीएसटी दिया है उसका क्रेडिट उसे मिल जाता है। गुड्स सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल पर्पस, नो क्रेडिट, पर पर्सनल पर्पस का कोई क्रेडिट नहीं मिलता। सर गुड्स लॉस्ट, आईटीसी लॉस, गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, आईटीसी डिस्ट्रॉयड, गुड्स रिटर्न ऑफ, आईटीसी रिटर्न ऑफ। गवर्नमेंट बहुत सिंपल बोलता है, गुड्स चूहे खा गए, आईटीसी भी चूहा खा गया। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। याद रखिएगा ये चोर केस है, थीव केसेस है, और चोर लोग, गवर्नमेंट ने बोला, तूने बोला गुड्स लॉस्ट, आईटीसी लॉस्ट, गवर्नमेंट, तूने बोला गुड्स स्टोलन, गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी स्टोलन, भूल जाएगा आईटीसी को। उसके बाद
आप रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में आपको अगर आपने रास्ते में जा रहे थे 129 में डिटेंशन हो गया, 130 में गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो गया, और सर या फिर सेक्शन नंबर 74 में अगर आपके गुड्स को अगर आपने कोई टैक्स का इवेजन किया था और पकड़े गए टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड वगैरह के कारण, और आपने अगर कोई टैक्स पे किया है, याद रखना इवेजन में अगर आपने कोई टैक्स पे किया, डिटेंशन के कारण या कॉन्फिस्केशन के कारण अगर आपने कोई टैक्स पे किया है, उसका टैक्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने बर्डन पास ऑन, मतलब आपने सोचा कस्टमर को इनवॉइस देके उसको क्रेडिट देता हूं, तो भी उसे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये हो गया टोटल चोर केसेस, थीफ का टोटल थीफ। तो थीफ कौन होता है? जो चोरी करने की कोशिश करता है। गुड्स लॉस्ट, आईटीसी लॉस्ट, गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन। गवर्नमेंट ने बोला तू चोर है, तू झूठ बोल रहा है, गुड्स लॉस्ट नहीं हुआ है, तूने गिफ्ट दे दिया होगा, तू बोल रहा है गुड्स लॉस्ट, आईटीसी भी लॉस्ट। और एक होता है टोटल थीफ, मतलब आप पकड़े गए, चोर तो थे ही, चोरी पकड़ी गई, तो उसे हम टोटल थीफ बोलते हैं। और टोटल चोर को भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। चलिए बाबा, यहां मेरा कंप्लीट रिवीजन विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक क्रेडिट कंप्लीट होता है। सुनिए, ब्लॉक क्रेडिट में सर ये आपने क्या ड्राइंग बना रखा है? ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस, ठीक है। इस बंदे को चाहिए हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। सर ब्यूटी ट्रीटमेंट भी चाहिए, इसको थोड़ा प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी करा दीजिए। सर प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज कराने के लिए इसने एक मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट लिया और चला गया सर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। याद रखिएगा, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो सर यहां मैंने आपको बोला कि अगर किसी ने कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी कराया, हेल्थ सर्विसेज लिया, ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, तो सर उस चीजों का, ये ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना था, प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज, तो ये लेके चला गया एक मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। सर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर चला गया, फिटनेस सेंटर में चला गया और यहां पे जिम कर रहा है। उसके बाद क्लब मेंबरशिप, सर क्लब मेंबरशिप का भी क्रेडिट नहीं मिलता। तो याद रखना, प्लास्टिक सर्जरी कराना था, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्यूटी ट्रीटमेंट करा था, क्रेडिट नहीं मिलेगा, हेल्थ सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलता है। आप चले गए, लिया मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट और चले गए। मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का जनरली क्रेडिट ब्लॉक होता है, अदर देन स्पेसिफाइड सिनेरियो जहां पे क्रेडिट मिलता है। उसके बाद आप फिटनेस सेंटर चले गए, फिटनेस सेंटर का क्रेडिट नहीं मिलता। उसके बाद आप क्लब मेंबरशिप ले लिए, क्लब मेंबरशिप का क्रेडिट नहीं मिलता है। आपने ये दोनों करने के बाद आप बन गए बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर बन के आप कॉन्फ्लिक्ट करने लगे, कॉन्फ्लिक्ट का भी क्रेडिट नहीं मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट का सी होता है कंस्ट्रक्शन। अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ इमोल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराया है, या फिर कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइज, याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन कैपिटलाइज, या फिर ओन से आपने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट नहीं मिलता, प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद ओ फॉर आउटडोर केटरिंग, आउटडोर केटरिंग का क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है सर। एन फॉर एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलता, एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलता अदर देन गुड्स इंपोर्टेड, इंपोर्ट करने पे जो आईजीएसटी दिया उसका क्रेडिट मिल जाएगा। एफ फॉर फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। एल फॉर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी याद रखिएगा, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता है। उसके बाद कंपोजिशन टैक्स, कंपोजिशन टैक्स का क्रेडिट रिसिपिएंट को नहीं मिलता है। टी फॉर ट्रैवल बेनिफिट, सर ट्रैवल बेनिफिट का क्रेडिट नहीं मिलता। टी फॉर थीफ, गुड्स लॉस्ट, आईटीसी लॉस्ट, गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, आईटीसी डिस्ट्रॉयड। और उसके बाद टोटल थीफ, सर टोटल थीफ कौन होता है? मैं तो रास्ते में जा रहा था, चोरी कर रहा था, पकड़े गए, तो आप कंप्लीट चोर बन गए, टोटल थीफ, और आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो भी आपने जीएसटी पे किया है उसका क्रेडिट अगर आप पास ऑन भी करना चाहोगे, सामने वाले व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जाम पर्पस से ब्लॉक क्रेडिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छे से करके जाइएगा। आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन नंबर 18 आता है। मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया? मैंने अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको पढ़ाया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमने सेक्शन नंबर 16 पढ़ा। सेक्शन नंबर 16 1 पढ़ा, रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल होता है। सेक्शन नंबर 16 2 टीआर कंडीशन से। सेक्शन नंबर 16 3 डेप्रिसिएशन लिया है तो आईटीसी मत लेना, आईटीसी लिया है तो डेप्रिसिएशन मत लेना। सेक्शन नंबर 16 4 मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है टू टेक द क्रेडिट। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 आया। सेक्शन नंबर 17 1 बोला कोई चीज बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है तो सर बिजनेस पर्पस रिलेटेड क्रेडिट ले लेना। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 2 बोला एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो टैक्स सप्लाई के लिए यूज किया तो टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो टैक्स सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट लेना। जितना लोगे कितना नहीं लोगे। सेक्शन नंबर 76 बोलता है गवर्नमेंट बताएगा, गवर्नमेंट ने रूल नंबर 42 एंड 43 बताया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 3 आता है एग्जाम सप्लाई क्या होता है। सेक्शन नंबर 17 4 बैंकिंग कंपनीज की बात करता है कि सर या तो आप अपोर्शनमेंट में चले जाना या 50% क्रेडिट लेना, 50% भूल जाना। डिस्टिंक्ट पर्सन से लोगे तो 100% क्रेडिट लेना। सेक्शन नंबर 17 5 ब्लॉक क्रेडिट की बात किया। यहां हमारा सेक्शन नंबर 16 एंड सेक्शन नंबर 17 क्लोज होता है। आ जाइए सेक्शन नंबर 18 करेंगे। अब सेक्शन नंबर 18 बोलता है, सेक्शन नंबर 18 में सेक्शन नंबर 18 1 आएगा, 18 2 आएगा, सेक्शन नंबर 18 3, 18 4, 18 5 एक टोटल बकवास है। नहीं, सेक्शन नंबर 18 6। सेक्शन नंबर 18 1 बोलता है कि सर सेक्शन नंबर 18 1 बोलता है यहां पे 18 1 ए
बी सी डी। सेक्शन नंबर 18(1)(a) बोलता है अगर आपने नया नया रजिस्ट्रेशन लिया है और नया नया रजिस्ट्रेशन समझ लीजिए आप लायबल हो गए थे और आपने 30 डेज में अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल वैलिड फ्रॉम द डेट यू बिकम लायबल। अब जब आप लायबल हो गए तब से आप जीएसटी चार्ज करने वाले हो, तो उसके एक दिन पहले जो भी डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल, उसका एक दिन पहले पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स रेट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल। तो सर सपोजिंगली मैं लायबल हो गया, मुझे 30 डेज में एप्लीकेशन देना है, मैंने एप्लीकेशन दिया, मुझे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फ्रॉम हियर। उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन स्टॉक है, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स है, उस पर जो भी आपने जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट आप ले सकते हो, बिकॉज इट्स ए स्पेशल सर्कमस्टेंस। उसके बाद सर अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, बेटा याद रखना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का केस में आप सपने से जागे और बोला वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लेता हूं, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उस दिन से जीएसटी चार्ज करोगे। उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स था हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, याद रखिएगा डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के एक दिन पहले जो भी इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स था, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैंने सिर्फ इनपुट का बोला है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट का बात नहीं किया है, ठीक है सर। उसके बाद सर अगर मैं कॉम्पोजिशन डीलर था, अब मैं रेगुलर टैक्स पेयर बन गया, तो याद रखिएगा जिस दिन आप रेगुलर टैक्स पेयर बन गए, मतलब आपने सेक्शन नंबर 9 में टैक्स पे करना चालू कर दिया, उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स था, उसका क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्रेडिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे मिलेगा सर? कैपिटल गुड्स का क्रेडिट मिलेगा जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स खरीदा था उस दिन से बेसिकली फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस 5% रिडक्शन करते हुए आप आइएगा, जो बचा हुआ है वो रिड्यूस्ड अमाउंट जो क्रेडिट बचा हुआ रहेगा वो आपको क्रेडिट मिलेगा। तो सर समझ लीजिए 60,000 रुपए का क्रेडिट था, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस कीजिएगा, जो बचेगा उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। यही बोला है कि कॉम्पोजिशन पर्सन अगर रेगुलर टैक्स पेयर बन गया तो द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 9, जो भी इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स होगा उसका क्रेडिट मिलेगा, प्लस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी अवेलेबल रहेगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट जो आपने कैपिटल गुड्स का इनपुट टैक्स लिया था, बेसिकली आप कॉम्पोजिशन डीलर थे तो आपने क्रेडिट नहीं लिया था, उससे बस आप 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ रिड्यूस कीजिएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से 5% रिड्यूस करते हुए आ जाइएगा, और अब जो बचेगा उसका क्रेडिट आप ले सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 16(4), सेक्शन नंबर 16(1) डी, जो बोलता है पहले आप कर रहे थे एग्जाम सप्लाई और आप एक रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी थे, माइट बी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर सप्लाई, आप ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड पर्सन थे और अब आपका सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गया है। तो बेटा जिस दिन से आपका सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गया उस दिन से उसके एक दिन पहले जो भी एग्जाम सप्लाई के लिए आपने गुड्स खरीदा था, एग्जाम सप्लाई के गुड्स का आपने क्रेडिट नहीं लिया था, अब एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट स्टॉक में पड़ा हुआ है, इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में, इनपुट फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ है, उसका क्रेडिट आप ले सकते हो, प्लस कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट ले सकते हो सर, 5% डिडक्शन करते हुए कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी ले सकते हो। द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल his supplies become taxable, the date from which his supplies become taxable, उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स है उसका क्रेडिट ले लीजिए, प्लस कैपिटल गुड्स जो आपने एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया था उसका आईटीसी भी मिलेगा 5% रिड्यूस्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, आप रिड्यूस कीजिएगा, आज की डेट तक रिडक्शन करते हुए आप क्रेडिट ले लीजिएगा, जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसका। याद रखिएगा नया नया रजिस्ट्रेशन अगर आप ले रहे हो, तो आपको क्रेडिट मिलेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है विद इन 30 डेज। सर अगर मैंने 30 दिनों में अप्लाई नहीं किया तो आपको स्टॉक का क्रेडिट नहीं मिलता है। इस पॉइंट का याद रखिएगा कि सर ये पॉइंट के लिए बोल रहा हूं कि सर नो आईटीसी ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ फॉर इनवॉइसेस, ओके ये नो न्यू रजिस्ट्रेशन क्रेडिट अप्लाइड, क्रेडिट विल बी अवेलेबल इफ अप्लाइड इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल। अगर 30 दिन में आपने रजिस्ट्रेशन लिया तो ही आपको स्टॉक का क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर 18(1) हो गया। सेक्शन नंबर 18(1) हमने क्या पढ़ा सर? अगर मैं नया नया रजिस्ट्रेशन लेता हूं, 30 दिन में अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल, तो सर एक दिन पहले फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग लायबल जो भी इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स होगा उसका पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर। सेक्शन नंबर 18(1) बी क्या बोला? अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया उसके एक दिन पहले जो भी इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स होगा उसका क्रेडिट आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर। कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलेगा, भूल जा। उसके बाद सर अगर कॉम्पोजिशन डीलर था, अब रेगुलर टैक्स पेयर बन गया, जिस दिन से आप अंडर सेक्शन नंबर 9 रेगुलर टैक्स पेयर के तरह टैक्स दे रहे हो उसके एक दिन पहले जो भी इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल, सॉरी
जो भी इनपुट इन स्टॉक, इनपुट इन सेमी फिनिश गुड्स, इनपुट इन फिनिश गुड्स होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट सर्विस का क्रेडिट नहीं मिलता है। कैपिटल गुड्स रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा 5% रिड्यूस करते हुए पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं एग्जाम सप्लाई कर रहा था, मैं ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड पर्सन था, अब मेरी सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाई हो गई है, तो याद रखिएगा जिस दिन से आपके सप्लाईज टैक्सेबल सप्लाई हो गए हैं उसके एक दिन पहले जो भी आपका इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स था उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, प्लस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट भी मिल जाएगा 5% रिड्यूस फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। सर नया रजिस्ट्रेशन लिया है 30 दिन में अगर अप्लाई नहीं किया तो भूल जा बेटा, आपको स्टॉक का क्रेडिट नहीं मिलता है नए रजिस्ट्रेशन के केस में। अगर आपने 30 दिन में अप्लाई नहीं किया था फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जब भी आप स्पेशल सर्कमस्टेंस में क्रेडिट ले रहे हो 18(1) A B C D, याद रखिएगा अगर इनवॉइसेस ओल्डर देन 1 ईयर है, इनवॉइसेस ओल्डर देन 1 ईयर है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। स्पेशल सर्कमस्टेंस में याद रखिएगा इनवॉइसेस ओल्डर देन 1 ईयर का क्रेडिट नहीं मिलता है। रूल नंबर 40 बोलता है कि सर आपको कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे मिलेगा, 18(1) C एंड D में ही सिर्फ मिलेगा। 18(1) C एंड D मतलब कॉम्पोजिशन पर्सन, नॉर्मल पर्सन बन गया, एग्जाम सप्लाई एक पर्सन का, टैक्सेबल सप्लाई बन गया, उस केस में आपको क्रेडिट मिलता है ऑफ द कैपिटल गुड्स। इनपुट टैक्स जो आपने नहीं लिया था -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। उसके बाद ये बोल रहा है सर आपको क्रेडिट लेने के लिए 30 दिनों में प्लस एक्सटेंशन मिल सकता है। फ्रॉम बिकमिंग एलिजिबल आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा ITC 01 टू द इफेक्ट कि आपको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए, और डिक्लेरेशन में आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है जो आपका इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स है ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग। जो मैंने आपको डेट बोला है उस डेट पे क्या आपका स्टॉक का पोजीशन था बेसिकली वो आपको बताना पड़ेगा, और सर्टिफाई करना पड़ेगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा अगर अमाउंट जो आप क्लेम कर रहे हो मोर देन 2 लाख रुपीज है। 18(1) C एंड D में जो आप क्लेम करते हो वो अमाउंट हमेशा गवर्नमेंट वेरीफाई करता है विद द सप्लायर GSTR 1 और GSTR 4। ठीक है सर। उसके बाद सेक्शन नंबर 18(3) आता है। सेक्शन नंबर 18(3) देखिए जनरली आप क्रेडिट किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन सेक्शन नंबर 18(3) अगेन एक स्पेशल सर्कमस्टेंस है कि अगर आपने बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया इन केस ऑफ चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन, आप ITC ट्रांसफर कर सकते हो टू द ट्रांसफरी। समझ लीजिए आपने बिजनेस सेल कर दिया, मर्ज हो गया, डीमर्ज हो गया, अमालगमेशन हो गया, लीज हो गया, ट्रांसफर हो गया, इंक्लूडिंग डेथ को भी यहां पे इंक्लूड किया, और ये बोल रहे हैं कि आपको अलाउ किया जाएगा कि आपके पास जो भी क्रेडिट रिमेनिंग है, आपने अगर बिजनेस ट्रांसफर कर दिया है गोइंग कंसर्न, तो जो ट्रांसफरी है वो रजिस्ट्रेशन लेगा। सर अगर ट्रांसफरी रजिस्ट्रेशन ले लेता है सेक्शन नंबर 22(3) एंड सेक्शन नंबर 22(4) ऑफ योर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, जब ट्रांसफरी रजिस्ट्रेशन ले लेगा आप उसको क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिए। कैसे करोगे, बस ऑनलाइन जाइए, आप ITC 02 फाइल कीजिए और बायर एक्सेप्ट करेगा और उसको क्रेडिट उसके क्रेडिट लेजर में मिल जाएगा। याद रखिएगा अगर कोई डीमर्जर होता है तो उसके बीच अगर दोनों एंटिटीज के बीच में क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों के बीच में। अगर कोई डीमर्ज हो गया एंटिटी तो उस केस में आपको याद रखना है ITC अपॉर्चनमेंट होगा इन द रेशियो ऑफ द असेट्स ऑफ द न्यू यूनिट। जो न्यू यूनिट का एसेट रेशियो होगा बेसिकली अगर 80% एसेट इसने रखे हैं, 20% एसेट उसने रखे हैं, तो 20% क्रेडिट भी ट्रांसफर कर दीजिए। याद रखिएगा आपको क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए ITC 02 फाइल करना पड़ता है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट CA² का सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। रूल नंबर 41A बोलता है अगर समझ लीजिए मेरा एक रजिस्ट्रेशन था एक स्टेट में, अब मैंने 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, तो सर अब ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन बन गए, क्रेडिट इसी के ई क्रेडिट लेजर में लाइंग है, लेकिन ये तो अलग यूनिट हो चुका है सर, इसका तो मैंने अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो आप क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। अगेन इन एसेट रेशियो आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। ट्रांसफर ऑफ ITC टू डिस्टिंक्ट पर्सन बिकॉज इट्स ए स्पेशल सर्कमस्टेंस, नया रजिस्ट्रेशन आपने और एक ले लिया विद इन द सेम स्टेट, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट, तो ITC 02A फाइल कीजिएगा विद इन 30 डेज और क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिएगा टू योर क्रेडिट आप ट्रांसफर कर सकते हो टू योर डिस्टिंक्ट पर्सन विद इन द सेम स्टेट। उसके बाद सेक्शन नंबर 18(4) बोलता है, याद रखिएगा, देखिए जब आप कॉम्पोजिशन डीलर रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर बन गया या एग्जाम सप्लाई ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल सप्लाई बन गया तो आपको क्रेडिट मिला। सर अगर उल्टा सिचुएशन हो गया, रेगुलर टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन बन गया, टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम सप्लाईज बन गई, तो आपको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। यही बोला गया यहाँ पे, पेमेंट ऑफ ITC ऑन स्विचिंग टू कॉम्पोजिशन और सप्लाईज बिकमिंग एग्जाम, तो टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम हो गई, तो ये बोल रहे हैं मैनर ऑफ रिवर्सल आपको इनपुट इन स्टॉक कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स जो भी बचा हुआ है उसका रिलेटेड जो आपने GST लिया था वो आप रिवर्स कर दीजिएगा। तो सर
रेगुलर टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन बन रहा है, एग्जाम टैक्सेबल सप्लाईज एग्जाम बन रही है। तो जो क्रेडिट आपने लिया हुआ था, बेसिकली जो आपके पास इनपुट इन स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड बचे हुए हैं, उनका क्रेडिट आप रिवर्स कर दीजिए। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कैसे रिवर्स करोगे, यहां पे याद रखिएगा, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आप रिड्यूस 5% डिडक्शन करके नहीं करते हो। जो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपने लिया था डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स इनटू जो रिमेनिंग लाइफ है, जिसके लिए अब जो आप कैपिटल गुड्स को कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की तरह यूज करने वाले हो, या सर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज करने वाले हो, तो सर अब जितना टाइम के लिए आप एज ए कंपोजिशन डीलर यूज करोगे, या सर फॉर मेकिंग एग्जाम सप्लाई, अब रिमेनिंग जो पीरियड है उसके लिए आपको रिवर्सल करना है। ये मंथली रिवर्सल होता है, जो क्रेडिट था डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग मंथ्स। डन सर। कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक आईटीसी अवेल डिवाइडेड बाय 60 इनटू द बैलेंस लाइफ। याद रखिएगा रिवर्सल आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी के लिए। और सर अगर समझ लीजिए इनपुट्स का मेरे पास इनवॉइस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एस्टिमेट कर लेना बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ मार्केट, बेस्ड ऑन द एस्टिमेट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑन द डे ऑफ द इवेंट कर लीजिएगा। जिस दिन इवेंट हो रहा है उस दिन आप इनपुट्स का मार्केट प्राइस निकाल लीजिएगा और अकॉर्डिंगली रिवर्सल कर दीजिएगा। ठीक है सर। अमाउंट जो भी आपने ऊपर डिटरमाइन किया होगा, जो आपको रिवर्सल करना है, वो आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। आपको बस फाइल करना होगा जीएसटी आईटीसी 03। याद रखिएगा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, कोई टाइम लिमिट टू फाइल द जीएसटी आईटीसी 03 नहीं है। लेकिन याद रखिएगा इफ फेयर मार्केट वैल्यू आपने यूज किया था तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 18(5) बोलता है कि बेटा जब भी क्रेडिट ले रहे हो या क्रेडिट रिवर्सल कर रहे हो तो रूल नंबर 40 एंड 44 फॉलो कर लेना। ठीक है सर, कर लेंगे। टोटल बकवास। सेक्शन नंबर 18(6) बोलता है अगर आपने सप्लाई कर दिया कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी जिसपे आपने क्रेडिट लिया था, अगर आपने सप्लाई कर दिया कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी जिसपे आपने क्रेडिट लिया था, तो सर रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे जो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है आईटीसी टेकन -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। आईटीसी जो आपने लिया था -5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू व्हिचएवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। तो समझ लीजिए मैंने कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था जिसपे मैंने क्रेडिट लिया था, तो सर अब ये बोल रहे हैं आप जब उसको बेच देते हो तो जो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो दीजिएगा, या सर जो आईटीसी लिया था उसे 5% रिड्यूस करते हुए अराइव हो जाएगा फिगर पे, ये फिगर या जो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा व्हिचएवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आपने कोई रिफैक्टरी ब्रेक, मोल्ड, डाइज वगैरह बेचा है, एज स्क्रैप बेचा है, तो याद रखिएगा आप पे कर सकते हो टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ जो इनपुट टैक्स रेट होता है वो सब पे करने की जरूरत नहीं है। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके अलावा यहां पे छोटे मोटे सर्कुलर है, चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं सर्कुलर का। ये बोल रहे हैं आईटीसी अपॉर्चमेंट इन केस ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन नंबर 18(3) रेड विथ रूल नंबर 41 डी मर्जर की बात हो रहा है यहां पे। ठीक है सर। अब सुनिए, फॉर आईटीसी अपॉर्चमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ऑफ द न्यू यूनिट इज टू बी टेकन एट स्टेट लेवल, दैट इज एट डिस्टिंक्ट पर्सन एंड नॉट ऑल इंडिया लेवल। मतलब सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पे, देखिए सुनिए सर्कुलर क्या बोलना चाहता है। सर्कुलर का पहला पॉइंट समझा देता हूं आपको कि सर फॉर आईटीसी अपॉर्चमेंट जो रेशियो ऑफ द एसेट हम लेते हैं ऑफ द न्यू यूनिट, क्या उसको डिस्टिंक्ट पर्सन लेवल पे लेना है, स्टेट लेवल पे, या ऑल इंडिया लेवल पे। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं, देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका डीमर्जर हो जाए तो आप जब क्रेडिट ट्रांसफर कर रहे हो एसेट रेशियो में ट्रांसफर करोगे। ठीक है सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब सर एसेट रेशियो जब देखते हैं तो समझ लीजिए एक कंपनी XYZ है, उसका एमपी में भी एक यूनिट है, यूपी में भी एक यूनिट है। एमपी यूनिट में समझ लीजिए 60 करोड़ का एसेट है उसका, यूपी यूनिट में 40 करोड़ का एसेट है। टोटल ऑल इंडिया देखो तो 100 करोड़ के एसेट है। ठीक है, एमपी में उसने क्या किया है, जब डीमर्जर हुआ तो 30 करोड़ के एसेट एबीसी कंपनी समझ लीजिए उसको ट्रांसफर कर दिए, 30 करोड़ रुपीस के एसेट एमपी में एंड 30 करोड़ रुपीस के एसेट यूपी में। नहीं, एक काम करते हैं, एमपी में 30 करोड़, यूपी में 10 करोड़। ये सेम एग्जांपल आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो टोटल ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो एसेट ट्रांसफर किए वो 40 करोड़ है, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर देखोगे तो यहां 50% एसेट ट्रांसफर हो गए, यहां 25% एसेट ट्रांसफर हो गए। ऑल इंडिया लेवल पे अगर देखोगे तो 40% एसेट ट्रांसफर हुए हैं। तो सर जब क्रेडिट ट्रांसफर होता है तो आपको याद रखना है कि सर एमपी यूनिट जब ट्रांसफर करेगी तो सर एमपी यूनिट 50% क्रेडिट ट्रांसफर करेगी, 40% क्रेडिट ऑल इंडिया लेवल पे नहीं लिया जाएगा।
और सर यूपी यूनिट जब क्रेडिट ई क्रेडिट लेजर से ट्रांसफर करेगी तो सिर्फ 25% क्रेडिट ट्रांसफर किया जाएगा टू द डीमर्ज एंटिटी। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया बेसिस के हिसाब से 40% क्रेडिट एमपी में भी ट्रांसफर हो गया, यूपी में भी ट्रांसफर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एमपी में 50% क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ द कितना एसेट ट्रांसफर हुआ है उतना क्रेडिट ट्रांसफर होगा, और यूपी में जितना एसेट ट्रांसफर हुआ है उतना क्रेडिट ट्रांसफर होगा। उसके बाद सर ट्रांसफरर को आईटीसी 02 क्या हर एक स्टेट में फाइल करना पड़ेगा जहां जहां ट्रांसफरर रजिस्टर्ड है? नहीं, जहां जहां ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी डीमर्ज एंटिटी भी रजिस्टर्ड है वहां वहां आपको आईटीसी 02 फाइल करना है। ओनली इन दो स्टेट वे ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी बोथ आर रजिस्टर्ड। ठीक है सर, क्योंकि अगर क्रेडिट ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफरी का आपके पास जीएसटीएन नंबर होना चाहिए, और जिस स्टेट में ट्रांसफरी रजिस्टर्ड है उसी स्टेट में आप आईटीसी 02 फाइल करोगे। उसके बाद फॉर्मूला फॉर आईटीसी अपोर्शनमेंट, फॉर्मूला फॉर आईटीसी अपोर्शनमेंट क्या एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म या ओनली डीमर्जर? लोगों ने पूछा सर आपने डीमर्जर के लिए बोला है एसेट रेशियो में क्रेडिट ट्रांसफर करना है, क्या ये सिर्फ डीमर्जर का केस में लगेगा या कोई भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन? समझ लीजिए एक बिजनेस था और बिजनेसमैन ने क्या किया, एक टुकड़ा काट के अपने बच्चे को दे दिया बिजनेस का, तो सर उसमें भी क्या एसेट रेशियो में क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इन्होंने बोला यस, जब भी कोई भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म हो जहां एक टुकड़ा काट के अलग किया गया है तो आप एसेट के रेशियो में क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीमर्जर के केस में आप एसेट रेशियो में ट्रांसफर करते हो। ये जो डीमर्जर के लिए हमने बोला है ये फॉर्मूला कि ऑन द बेसिस ऑफ एसेट रेशियो आप ट्रांसफर कीजिएगा, ये सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल है। अपोर्शनमेंट रेशियो शैल बी अप्लाइड टू टोटल अनयूटिलाइज्ड आईटीसी एंड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ईच हेड। अब समझ लीजिए कि सर एक एंटिटी है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं एक एंटिटी है, उसका आई जीएसटी का क्रेडिट 10,000 रुपए है, सी जीएसटी का क्रेडिट 10,000 रुपए है, एस जीएसटी का क्रेडिट 10,000 रुपए है। अब सर इधर इस एंटिटी का टोटल क्रेडिट 30,000 रुपए है। अब इसको अगर समझ लीजिए 50% क्रेडिट अपना ट्रांसफर करना है तो क्या इंडिविजुअल हेड वाइज 50-50% करेगा या टोटल अमाउंट पे लिख दिया कि हाँ 50% मतलब 15,000 ट्रांसफर करना है? तो इन्होंने बोला आप टोटल पे जो एसेट रेशियो है वो लगा के ट्रांसफर करना है। अब ये 15,000 आपको कहां से ट्रांसफर करना है वो आपकी मर्जी है कि ये 15,000 आप 10,000 यहां से करोगे, 5,000 यहां से करोगे, 5,000 5,000 5,000 यहां से ट्रांसफर करोगे, जैसे मर्जी हो वैसे कर लेना। ये बोल रहा है ट्रांसफरर शैल बी एट लिबर्टी टू डिटरमाइन अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच हेड। पहले आप टोटल अमाउंट पे रेशियो लगाइए और उसके बाद जब अमाउंट आ गया अब किसी भी हेड से कर दीजिए जिसमें बैलेंस अवेलेबल है, आपकी मर्जी है। उसके बाद सर जो मुझे आईटीसी ट्रांसफर करना है उसके लिए मुझे चाहिए क्या चाहिए? मुझे दो चीज चाहिए सर। एक चाहिए मुझे कितना मेरा ई कौन सा दिन का ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस मुझे चाहिए, ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस। उसके बाद सर रेशियो ऑफ एसेट में मुझे ट्रांसफर करना है, करेक्ट सर, रेशियो ऑफ एसेट में मुझे ट्रांसफर करना है। तो ये मैं इनको पूछ रहा हूं कि सर आईटीसी जो ट्रांसफर करना है ई क्रेडिट लेजर बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय जितना एसेट ट्रांसफर किया है एसेट रेशियो। अब सर किस दिन का ई क्रेडिट लेजर बैलेंस और किस दिन का एसेट का रेशियो लेना है? तो इन्होंने बोला आप एसेट का रेशियो लीजिएगा एज ऑन द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर। एसेट रेशियो किस दिन का लोगे? जिस दिन अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर है उस दिन का जो भी एसेट का रेशियो होगा उस हिसाब से। और ई क्रेडिट लेजर बैलेंस अपोर्शनमेंट फॉर्मूला टू बी अप्लाइड टू द ओपनिंग टू द आईटीसी बैलेंस इन ई क्रेडिट लेजर ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग आईटीसी 02। तो ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस जिस दिन आप आईटीसी 02 फाइल कर रहे हो उस दिन का ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस, और सर रेशियो ऑफ द एसेट ऑन द अपॉइंटमेंट डेट ऑफ डीमर्जर जो भी एसेट का रेशियो रहेगा उस हिसाब से आप ट्रांसफर कर देना। अकॉर्डिंगली आपका आईटीसी टू बी ट्रांसफर्ड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे आता है सर ये छोटा सा एक पॉइंट है कि सर अगर मैं किसी को फ्री सैंपल या गिफ्ट दे रहा हूं तो याद रखिएगा अगर फ्री सैंपल या गिफ्ट देने का एक्टिविटी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जिस पे आपने आईटीसी लिया था वही एसेट आप परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन फ्री में दे रहे हो तो ये सप्लाई हो गया तो आपको आईटीसी मिलेगा। लेकिन अगर समझ लीजिए मैंने अगर कोई पाउडर खरीदा, पाउडर से मेडिसिन बनाया, मेडिसिन फ्री दे रहा हूं तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी वाज अवेल्ड नहीं हुआ एंड हेंस जब ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी वाज अवेल्ड शेड्यूल 1 में नहीं आता है तो ये सप्लाई नहीं होता है। अगर सप्लाई नहीं होता है तो आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। याद रखिएगा अगर आपका फ्री देने वाला एक्टिविटी सप्लाई है तो सर आपको आईटीसी भी मिलेगा, लेकिन अगर आपका फ्री देने वाला एक्टिविटी या गिफ्ट देने वाला एक्टिविटी सप्लाई नहीं है तो आपका आईटीसी भी ब्लॉक्ड हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 17(5). यही बोला है इफ एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट और सैंपल इज सप्लाई देन आईटीसी अलाउड बट इफ एक्टिविटी डज नॉट फॉल इन सप्लाई if activity does not fall in supply no ITC with respect to input service capital goods to the extent of such
डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद लोगों ने पूछा सर अगर मैं बाई वन गेट वन फ्री दे रहा हूं या बाई मोर सेव मोर डिस्काउंट वगैरह दे रहा हूं, क्या इनपुट टैक्स रेट विद रेस्पेक्ट टू इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट ने सिंपल क्लैरिफिकेशन दिया, बाई वन गेट वन या बाई मोर सेव मोर जब डिस्काउंट देते हो तो सर आईटीसी विल बी अलाउड ऑन इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स। इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के क्रेडिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक सर्कुलर आया ऑन मोल्ड एंड डाइज एक्सेट्रा। याद रखिएगा, एक होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और एक होता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। समझ लीजिए, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को मैंने बोला मुझे एक आइटम बना के दे दो। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को बोला मुझे एक आइटम बना के दे दो। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर ने बोला ठीक है सर, मैं ही मोल्ड खरीद लूंगा बाजार से और मोल्ड खरीद के आपको आइटम दे दूंगा 100 रुपए में पर आइटम। पर कंपोनेंट कितना चार्ज करूंगा? 100 रुपए। अब समझ लीजिए इसे मोल्ड मिला नहीं और मैंने मोल्ड खरीदते हुए इसे फ्री ऑफ कॉस्ट मोल्ड दे दिया। 1 लाख रुपए का समझ लीजिए मोल्ड था। तो याद रखिएगा, अब ये जो मुझे कंपोनेंट देगा ये मुझे बोलेगा ठीक है सर आप 90 रुपए दे दीजिएगा क्योंकि मोल्ड खरीदने का मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, बट आपने मुझे दे दिया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे वैल्यू थोड़ा कम दे दीजिएगा। इस केस में याद रखिएगा गवर्नमेंट ने सिंपल सा क्लैरिफिकेशन दिया है यहां पे सीबीआईसी ने कि मोल्ड खरीदने का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का था तो अगर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने मोल्ड खरीदा है, पहला बात मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर आईटीसी लिया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। सेकेंडली जो ये मोल्ड आप इसे दे रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था मोल्ड खरीद के आपको कंपोनेंट बना के देने का। अब आपने अगर इसे मोल्ड दिया है तो जो 1 लाख रुपए का समझ लीजिए मोल्ड है, 10,000 यूनिट ये बनाने वाला है तो पर यूनिट 10 रुपीज अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ द मोल्ड ऐड होगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होते हुए टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा। याद रखिएगा, अगर मोल्ड खरीदने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का था लेकिन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने खरीद के उसे दिया है, पहला बात ओईएम को क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकेंडली जो मोल्ड दिया है उसका अमोर्टाइज्ड अमाउंट वैल्यू में ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, अगर समझ लीजिए यहां पे ये केस है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, मैंने बोला है मैं मोल्ड खरीद के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा और उसके बाद अगर ये मुझे सप्लाई कर रहा है, इस सिनेरियो में याद रखिएगा क्योंकि मोल्ड मुझे ही खरीद के इसे देना था, उसका मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। सेकेंडली जब मैं इसे मोल्ड दूंगा और ये मुझे जो आइटम सप्लाई कर रहा है उसमें कोई अमोर्टाइज कॉस्ट भी ऑफ द मोल्ड भी ऐड नहीं होगा। यही बोला है आईटीसी ऑन मोल्ड एंड डाई सेंड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉर supply of component or mold using the mold and die of the component manufacturer but supplied by OEM, original cost, amortized cost of the mold and die to be added to the value and ITC also to be reversed since it will not be considered in the course of business. Secondly, अगर contract was for component supply यूजिंग द मोल्ड एंड डाई ऑफ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर तो आईटीसी विल बी अलाउड टू ओईएम, कोई रिवर्सल वगैरह नहीं होगा और कोई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वगैरह वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड भी नहीं किया जाएगा। बस यही था इस चैप्टर का टोटल कंक्लूजन। यही करेंगे इस चैप्टर का टोटल कंक्लूजन। सर ये चैप्टर कैसा एक चैप्टर है? ये चैप्टर ए ग्रेडेड चैप्टर है बेटा, ए ग्रेडेड चैप्टर है, ए प्लस प्लस ग्रेडेड चैप्टर बोलूंगा, 10 से 15 मार्क के बीच में कहीं भी आ जाता है। ठीक है सर, चार्ट नंबर 1 ये जो चार्ट है और ये जो चार्ट है, सेक्शन नंबर 16 तो ए ग्रेडेड है एग्जाम के लिए, ए ग्रेडेड। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक छोटा मोटा पॉइंट जरूर पूछेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 17 जब मैं बात करूं, ये बी ग्रेडेड चार्ट है ऑफ दिस ए ग्रेडेड चैप्टर, इससे सेक्शन नंबर 17(3) का ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा ये जो अपॉर्शनमेंट वाला फॉर्मूलाज है ना, इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम सप्लाई बाय टोटल टर्नओवर वगैरह लेना है, जब आप अपॉर्शनमेंट कर रहे हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट एंड सीएसटी को हमेशा एक्सक्लूड कर देना। डन सर, ये पॉइंट क्लियर है। ब्लॉक क्रेडिट ए ग्रेडेड बाबा, ए ग्रेडेड, बड़ा क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा ही आएगा, बड़े क्वेश्चन में आप देखोगे इसका पार्ट आएगा ही आएगा। उसके अलावा सर ये जो लास्ट चार्ट है, ये बेटा आप सबके सामने, सब जो ए ग्रेडेड है उसके सामने इसे आप बी ग्रेडेड या सी ग्रेडेड जो बोलो, लेकिन इससे भी हो सकता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखिएगा। बस क्लोज करूंगा अपना कंप्लीट रिवीजन ऑन द चैप्टर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट।